आपने कभी देखा है कोई भी एक घटिया इंसान खुद को घटिया मानता है? नहीं। उसके दिमाग में तो वो महापुरुष ही है ना। तो अमेरिका उसकी तरह है। अमेरिका ने अभी कितने लोगों को, कितने करोड़ों लोगों को मारा है पिछले 20 सालों में, लिबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में। पर वो अभी भी मानते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं जो दुनिया का भला करने के लिए निकले हैं। वामपंथ एक ऐसा जहर है जो लोगों के, अच्छे लोगों के दिल में, अच्छे लोगों के मन में एक इंसानियत को निकाल देता है। उसमें एक जंगली जानवर का ये डाल देता है। वामपंथ को इस्लाम ही खत्म करेगा। राइट। वामपंथ को हम जैसे कायर हिंदू खत्म कर ही नहीं सकते। आप देख लीजिए जो वामपंथ का जो चरित्रहीनता है अमेरिका में, उसको काउंटर कौन कर रहा है? कौन जाके उन वामपंथी नंगे नाच वालों को, उन वामपंथी सेक्स चेंज ऑपरेशन वालों को जाके पीट पीट के मार रहे हैं अमेरिका में? मुसलमान लोग ही कर रहे हैं। भगवान जब कुछ करता है वो हमारे भलाई के लिए कुछ करता है। इस्लाम को धरती पे दिया गया है हमको वामपंथियों से बचाने के लिए। इस्लाम में मुक्ति है। लेकिन ये जितने भी इस्लामिस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हो या वैसे भी जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, वो सारे के सारे तो मतलब अब मिडिल ईस्ट में तो उनको स्पेस नहीं दे रहे ना, यूएई देता है। अरे मिडिल ईस्ट में अगर एक जो जाकिर नायक इधर 1/3 बकवास भी जो इधर करता है उधर करेगा, सीधे फिर जेल के बाहर तो निकलेगा ही नहीं। मैंने तो हमेशा बोल के रखा है कि भाई जाकिर नायक को हिंदुस्तान मत लाओ, क्योंकि अगर सरकार बदलेगी वो जेल से निकल जाएगा। उसको सीधे सऊदी अरेबिया भेज दो, वो जेल से निकलेगा ही नहीं। आजकल पाद मारना भी एक डेमोक्रेटिक राइट हो गया है बॉस। ऐसे पाद मुखिया, पादू सोच वाले आजकल हार्वर्ड में एकेडमिक बन रहे हैं, पता है आपको? अगर आप लोगों को अपने बच्चों को प्लीज ये आईवी लीग, हार्वर्ड, प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड में मत भेजिए। उनके दिमाग में शौच और पाद भरा जाएगा। अगर हार्वर्ड में एडमिशन मिला आपके बच्चे को, प्लीज दूसरे डायरेक्शन में 1000 मील दौड़िए। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम एक एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा, वो एक ब्रेन वॉशिंग सिस्टम नहीं है, वो एक दिमागी शौचालय है। सलमान खान इसीलिए पिक्चर में आता है, भाई तूने उसका 6 पैक एब्स एक बार देख लिया सलमान भाई का, फिर से तेरे को काय का देखना उसका 6 पैक एब्स। और लोग मेरे को सामलैंगिक बोलते हैं, मैं आधे छिछोरे देखता हूँ, मैं सबके सब साले सामलैंगिक। वो लोग मेरे को सामलैंगिक कहते हैं, तुम जैसे सामलैंगिक डैश 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 मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, जो एक मर्द का 6 पैक एब्स पे उछाल के खुद अपना शर्ट खोलते हैं करते। ये होमो का देश है भाई, ये हिंदुस्तान नहीं, ये होमोस्थान है। जैसे लोग जाके सलमान भाई का ये देखते हैं। मेक इन इंडिया मैं भी अभी खोज रहा हूँ, जैसे महर्षियों ने खोजा था एक वो शेर जिंदा है, उसका मेक इन इंडिया मर गया वो तो पता नहीं, शेर ही मर गया। आजकल विश्वगुरु आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है, बट शेर तो मर गया बेचारा। सो यू हैव दिस थिंग दैट रशियन पॉलिटी इज टोटली एक्सपोज्ड एज अ रबिश। Yes. मैंने ये बहुत एम्फेटिकली बोला था, रशियंस मेक रबिश, बिकॉज सिंस द 1980s उनमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन अभिजीत अय्यर मित्रा। सो अभी इतना लेट कैसे किया आने में? आई गेस मेरे ख्याल से हम 1.5 साल बाद कर रहे हैं कोई प्रोग्राम एक साथ। हाँ, I don't know, we got stuck with lots of different things, no? My health also wasn't the best, which is why I've done, I mean, you can see I'm like 12 kilos thinner. Yes. It's actually gone up to 13 now because I've been maintaining my diet. It's of course different, you know, like once you're back home, you can't maintain that exact brutality of the diet, but I am now 13 kilos less. I'm still morbidly obese, पर और वजन कम करना है। I'm going to go back to my handsome, thin, 6-pack ab self. Yes. So a lot of things have happened. तो उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइप्ड है आज की डेट में, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूएस जा रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट, कोट एंड कोट। अभी ये कह रहे थे कि मतलब आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के जितने भी विजिट्स हुए हैं वो उनमें से कोई भी स्टेट विजिट नहीं था।
तो सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि स्टेट विजिट और नॉन स्टेट विजिट में क्या अंतर होता है? अच्छा, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट ये स्टेट विजिट में इतना खास क्या है? तो देखिए क्या होता है, हर प्रेसिडेंट का कोटा होता है उधर कि इतने सारे स्टेट विजिट आप रख सकते हो। तो स्टेट विजिट के लिए, अब स्टेट विजिट में क्या होता है, ज़्यादा हंगामा होता है, यानी कि ऑफिशियल स्टेट डिनर होता है, उसमें सब हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया जाता है, बहुत हुआ होता है उसमें, ठीक है ना। तो हर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोस्टली को एक स्टेट विजिट तो मिल ही चुका है। नेहरू को एक बार मिला था, इंदिरा गांधी को एक बार मिला था, इंदिरा गांधी को शायद 2 बार मिला था, याद नहीं है मेरे को, बट मिला था। फिर इसमें वाजपेयी जी को मिला था, मनमोहन सिंह जी को मिला था, सबको मिला था। आई मीन द लॉन्गर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स एटलीस्ट। तो इट वाज अबाउट टाइम दैट मोदी जी ऑल्सो गॉट हिज स्टेट विजिट। और स्टेट विजिट में क्या होता है कि अदर दैन द हुआ एंड तमाशा, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब क्या होगा, वॉशिंगटन में वो हर बंदे को वो क्या कहते हैं, वो गार्ड ऑफ ऑनर दे देते हैं, पर इसमें एक स्पेशल गार्ड ऑफ ऑनर होता है जिसमें वो कॉलोनियल, वो रेड कोट वाले आउटफिट पहन के बांसुरी बजाते हैं वाइट हाउस के लॉन में, बस वही है। सो इसके लिए डॉक्टर जयशंकर ने मीडिया को एड्रेस किया और मीडिया को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक तो बेचारे से इतनी मेहनत करवाई, उनसे हिंदी बुलवा रहे थे सारे के सारे मीडिया वाले। वो हिंदी तो काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं, बट हाँ, मेरे से तो अच्छा बोल ही लेते हैं। like being a Tamil guy, I guess he speaks very good Hindi. या हाँ, like हमने अभी इंडिया में I guess सोनिया गांधी को कितने साल हो गए इंडिया में रहते हुए? 50-60 साल तो हो गए। 60 साल हो गए। एंड आज अभी भी हिंदी तो मतलब माशाल्लाह ही है। यू नो द थिंग जो मेरे को बहुत अजीब लगता है कि उनकी हिंदी में अभी भी इतना गहरा सा एक एक्सेंट है। और यू नो जैसे अंग्रेज लोगों का हिंदी में एक्सेंट होना स्वाभाविक है, पर इटालियंस को हिंदी में इतना गहरा एक्सेंट होना नेचुरल नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। इटालियन बहुत ही फोनेटिक लैंग्वेज है। अगर आप इटालियन में TU लिखेंगे, उसको प्रोनाउंस होगा तू, नॉट टू। लाइक जैसे अमेरिकन और अंग्रेजी बोलने वाले लोग बोलेंगे टू भी बोल पाएंगे, पर उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा टू बोलना। पर इटालियंस का ऑटोमेटिक होगा तू, और तू का मतलब इटालियन में भी वही है और हिंदी में भी वही है, तू माने तू। ओके। तो जब इटालियन लोग सीखते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी से इटालियन में ट्रांसलेट मत किया करो, हिंदी से ट्रांसलेट किया करो, क्योंकि हमारा जो व्याकरण है वो अंग्रेजी की तरह घटिया व्याकरण नहीं है, वो संस्कृत और हिंदी की तरह अच्छा व्याकरण है। तो अगर आप हिंदी समझ सकते हो तो आप इटालियन ज़्यादा जल्दी सीख सकते हो इंग्लिश से ज़्यादा, स्पेशली व्याकरण एंड थिंग्स लाइक दैट, और प्रोनाउंसिएशन। तो उनका अभी भी इतना एक्सेंट रहना काफ़ी हैरानी की बात है कि वो ना शायद हिंदी में बोलते ही नहीं है। एज अपोज टू से जयशंकर हु वुड हैव नॉर्मली IFS में रहते हुए, यार सब जो भी मैं जानता हूँ साउथ इंडियन जो नॉर्थ इंडिया में आ गए हैं, वो सब के सब हिंदी बोल के ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेंट बन गया उनका। इधर ज़्यादा हिंदी शी ऑब्वियसली डजंट स्पीक एक्सेप्ट मे बी विद द सर्विस स्टाफ, पर बच्चे तो काफ़ी अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। अगर आप देखेंगे, मेरी जो फ्रेंड है फ्रांचेस्का मरीनो, उनका आप हिंदी सुनिए, एकदम लोकल हिंदी की तरह है। वो तो आश्रम में 20 साल बनारस में रही थी। उनका हस्बैंड का देहांत भी बनारस में हुआ था, उधर ही मणिकर्णिका घाट में उन्होंने अपने हस्बैंड का अंतिम संस्कार सब किया था। वो तो गालियों भी बिल्कुल बनारसिया की तरह देती है हर दूसरे सेंटेंस। आप तो पता है ना बनारसी हर दूसरे सेंटेंस में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो तो बहुत शुद्ध हिंदी में बात करती है, बिल्कुल बिना एक्सेंट। और जो भी मैं इटालियन जान चुका हूँ जो हिंदी में बात करते हैं, उनको जो अंग्रेज़ी बोलने वाले देश होते हैं उनका एक्सेंट कभी भी ठीक नहीं होता है, पर जो इटालियन बोलने वाले होते हैं उनका एक्सेंट ऑलमोस्ट हमेशा बिल्कुल
सही फोनेटिकली एटलीस्ट बिल्कुल सही आ जाता है. राइट. तो काफ़ी आई नेवर थॉट अबाउट इट टिल यू टोल्ड मी. सो खैर हिंदी तो राहुल जी भी बोल लेते हैं, मतलब ये एक अलग मुद्दा है कि डजंट मेक एनी सेंस व्हाट ही सेज. मोदीनॉमिक्स क्या है? मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मोदीनॉमिक्स, और मतलब थिंक टैंक्स के लोग बात कर रहे हैं मोदीनॉमिक्स के बारे में. मतलब इट हैज़ बिकम, मुझे लगता है कि कुछ दिन में शायद रिसर्च पेपर्स भी लिखे जाने लगेंगे इसके ऊपर कि इकोनॉमिक्स के बाद एक मोदीनॉमिक्स आई. तो व्हाट इज़ इट, क्या है? और बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रही ज़्यादा. देखिए, मोदीनॉमिक्स एज फार एज आई नो कुछ है नहीं. ठीक है, ये वही सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं जो नरसिम्हा राव जी ने शुरू किया था, जो अभी तक कंटिन्यू हो रहे जा रहे हैं. स्लोली इंक्रीमेंटल प्रोसेस हुए जा रहा है. जब हो सकता है रिफॉर्म्स होते हैं, रेगुलेटरी जो बर्डन है कंपनीज़ पे, वो ख़त्म आस्ते आस्ते ख़त्म किया जाता है. जिस डेंसिटी से होना था वो रिफॉर्म, क्योंकि याद रखिए जब से हमारा आर्थिक सुधार शुरू हुआ है तब से हमारा एक भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला गवर्नमेंट नहीं रह चुका है. कोई भी सरकार जिसने आर्थिक सुधार किया है उसका 272, सॉरी अगर सोनिया गांधी जी बोले 272 में कुछ भी ये नहीं है, किसी का भी मेजॉरिटी नहीं रहा है. ये पहला सरकार है जिसके 2 बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थे. पहले 282 था, अब 303 है. अगले इलेक्शन में शायद 330 तक बढ़ जाए. तो अब भी आप क्यों फिर इंक्रीमेंटलिज्म कर रहे हो, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. और अभी भी एक मेरा बहुत एक कंप्लेंट है इसमें, बहुत अच्छा तो किया ही है, आई मीन, बट यूपीए ने भी काफ़ी अच्छा आर्थिक सुधार किया था. बट इसमें एक क्या है जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो बाबू लोगों को का भ्रष्टाचार को मदद करता है, वो है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. अगर आप एक रूल को भाई रूल लिखना है कि अभिजीत अपना नाक पकड़ो, तो ये सीधा हुआ. सरकारी पेपर कैसे लिखते हैं? अभिजीत को अपना नाक पकड़ना पड़ेगा. अभिजीत विल फर्स्ट हैव टू रेज हिज राइट हैंड, देन ही विल हैव टू रैप इट अराउंड लाइक दिस, देन ही विल हैव टू ब्रिंग इट डाउन एंड टच हिज नोज लाइक दिस. ये जो होता है, इसी में सबसे ज़्यादा बाबू लोग भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन 100 किस्म का हो सकता है. वो बोल सकते हैं द आर्म शुड हैव बीन रेज पूरा, आपने क्यों 90 डिग्रीज पे रेज नहीं किया, आपने क्यों ऐसे 120 डिग्रीज पे रेज किया, फिर आपने क्यों ऐसे लिया, लिखा था डॉक्यूमेंट में ऐसे लिया, नहीं ऐसे ऊपर से भी ले सकते थे ना. मैं जोक बना रहा हूँ, पर आप वो पेपर पढ़िए. आपको याद है जब सेस लगा था एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट्स पे, आई थिंक इट वाज डन अंडर द यूपीए, वो डॉक्यूमेंट ने बोला था 7% सेस लगेगा इफ इट इज आउटसाइड, एंड देन 7% ऑन द टोटल बिल प्लस 3.2% ऑन द थिंग इफ इट इज एयर कंडीशनड इनसाइड. Why did you have to write that? You should have just said AC 12%, non-AC 7%. बस. अभी भी आप जाकर देखोगे, हलवाई से बात करो, वो गोल्ड लीफ वाला बर्फ़ी का अलग रेट होता है, सिल्वर लीफ वाला बर्फ़ी का अलग रेट होता है, बर्फ़ी का अलग रेट होता है. हमारा जो यूसुफ उंझा वाला है, जो ये चलाता है हमारा DFI फोरम, डिफेंस फोरम ऑफ इंडिया, उसका ये टॉयलेटरीज़ का प्रोडक्ट है, का शोरूम है. उसको पता है, एक GST वाले ने आके बोला था कि वो सबसे सस्ता जो था उधर, वो याद है ना, एक पीतल का टैप हुआ क्या रहता था जब हम बच्चे थे, वो 4 ऐसे नोक होते थे और उनको ये करना पड़ता था. उन दिनों बहुत सुंदर था, आज वो बहुत एक्सपेंसिव बन गए. एनीवे, वो उसका एक कॉपी प्लास्टिक का बेचता है जिसपे गोल्ड लीफ लगा है. वो 3-4 महीने में गोल्ड भी ये होना शुरू हो जाता है और वो प्लास्टिक दिखता है. उन्होंने बोला नहीं, ये लग्जरी प्रोडक्ट है, इस पर 28% का लगा है. वो बोल रहा है, अनशर मैं अभी गाली बक रहा हूँ, थोड़ा सेंसर हो गया है, कि भाई ये प्लास्टिक का है, इस पे गोल्ड का पेंट लगा हुआ है, और वो भी सस्ता, वो भी गोल्ड नहीं है, बस गोल्ड कलर का है. नहीं, फिर उसको मणिपाल में जाके उसका जो, नहीं मैंगलोर या मणिपाल में आर्बिट्रेशन, वो भी बैंगलोर में नहीं करेंगे, फालतू में तुमको मणिपाल या यहाँ बुलाएंगे, बैंगलोर बुलाएंगे वो आर्बिट्रेशन सुनने के लिए, और उसमें उसका पैसा गया, हियरिंग में उसका पैसा गया, टैक्सी में उसका पैसा गया. यार कैसे सहोगे ये सब?
सो दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पर ये एक किस्म से मैं मॉडर्न हिंदी को भी, एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को भी ब्लेम करता हूँ। जैसे आप देखेंगे अंग्रेजी में एक ज़माने में आप और तू अलग अलग हुआ क्या करते थे। अगर मैं आप बोलता तो मैं बोलूँगा कि अगर मुझे बोलना था कि वैभव तुमने क्यों अपना फ़ोन टेबल पे रखा है, तो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ी में अगर मैं ये बोलता शेक्सपियर इन इंग्लिश में, डियर वैभव, वाई हैथ दाउ केप्ट दाइन फोन ऑन दाई फाइन टेबल, फॉर बी इट नॉट एन आइसोर। और अगर मैं ये मॉडर्न अंग्रेजी में सिंपली बोलूँ, वैभव वाई यू केप्ट योर फोन ऑन द टेबल, इट्स इरिटेटिंग। आसान सा सीधा है, तू है, कोई आप नहीं है। तो अंग्रेजी का जीनियस क्या है कि उसने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है कि जो रिटन अंग्रेजी है, बोलना अंग्रेजी और लिखना अंग्रेजी दोनों एक ही है। हमारा जो बोलती का जो हिंदी है और जो टीवी का जो हिंदी है और जो आम भाषा का जो हिंदी है, उसमें इतना फर्क है। तो ये प्रॉब्लम भी आ जाता है। पर आपके लॉज तो सब अंग्रेजी में, मतलब जो डिफरेंस पुरानी रामायण और आदि पुरुष की लैंग्वेज में है। एग्जैक्टली। बट देखिए, मेरे को तो आदि पुरुष इतना अच्छा नहीं लगा, पर मेरे को वो पुराना रामायण भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी काफ़ी कॉमेडी था। जब शूर्पणखा आती है वही वो रेणुका चौधरी का मजाक उड़ाया था ना मोदी ने। तो वो भी मेरे को कोई श्रद्धाजनक और श्रद्धापूर्वक कुछ ये नहीं लगा था। वैसे आदि पुरुष, माय कंप्लेंट इज विद ऑल दीज न्यू CGI इंडियन मूवीज, RRR, दिस वन, बाहुबली, बहुत ही घटिया CGI नहीं, CGI है। You could get a defamation. Freudian slip. You just got a defamation. Yeah. अच्छा, गलवान के बाद ये चीज़ थी कि इंडिया विल टेक अ टफ स्टांस, और तो उस टाइम पे लाइक अगर कुछ भी होता है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, मतलब देश के लोग तुरंत गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, विच शुड बी द केस। और फोर्सेस के साथ तो खैर इंडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सो बट हम एक चीज़ ये देखते हैं कि अमेरिका, अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो अमेरिका ने बहुत सारी बातें की थी कि वी नीड इंडिया टू काउंटर चाइना। ये होती है ना बातें थिंक टैंक्स में और बाकी जगहों पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे वो नहीं बोलते, बट बातें होती है। हाउ मच डू यू थिंक दैट वी कैन रिलाई ऑन US व्हेन इट कम्स टू चाइना? जब चाइना के साथ कोई बात होती है तो अमेरिका के ऊपर कितना रिलाई कर सकती है इंडिया एज अ स्टेट? यू कांट, अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता, पर अमेरिकन बिजनेसेस का जो लोभ है उस पे विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका जो है और जो अमेरिका खुद अपने बारे में सोचता है, उसमें काफ़ी सारा अंतर है। आपने कभी देखा है कोई भी एक घटिया इंसान खुद को घटिया मानता है? नहीं। उसके दिमाग में तो वो महापुरुष ही है ना। तो अमेरिका उसकी तरह है। अमेरिका ने अभी कितने लोगों को, कितने करोड़ों लोगों को मारा है पिछले 20 सालों में, लिबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में। पर वो अभी भी मानते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं जो दुनिया का भला करने के लिए निकले हैं। जैसे गांधी का देख लीजिए, गांधी भी अपने आप को क्या महात्मा मानते थे, पर उनके वजह से कितने लोग मारे गए। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, उसी से सब मोपला रेबेलियन सब कुछ उसी से निकला, फिर पार्टीशन भी उसी से निकला। तो जो भी अमेरिका पे विश्वास मत करो, पर अमेरिकन बिजनेस पे अगर आपने उनको काफ़ी इंसेंटिव दिया, उस पे विश्वास कर सकते हैं। अमेरिका का जो दुश्मनी होगा लॉन्ग टर्म चाइना के साथ, उस पे आप विश्वास कर सकते हैं। अमेरिका के बुराइयों पे विश्वास कीजिए, उनके बुराइयों को कैसे अपने एडवांटेज में आप मोल्ड कर सकते हैं, उस पे विश्वास कीजिए। पर अमेरिका का जो सेल्फ डिल्यूजन है, उनका जो आत्मछवि है अपने बारे में, उस पे विश्वास मत कीजिए। तो जब भी ये वैल्यूज़ बेस्ड डिप्लोमेसी, ये मैं डे 1 से बोले जा रहा हूँ, आपने मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे भी देखा, जब भी कोई भी हिंदुस्तानी मंत्री वैल्यूज़ बेस्ड के बारे में बात करता है अमेरिका से, मैं बोलता हूँ गाली बीप 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 बीप।
हमारा कोई वैल्यूज़ बेस्ड इनके साथ नहीं है। वो मानते हैं कि अगर एक बच्चा खुद पे शक कर रहा है, उसको मेडिकेशन दिया जाना चाहिए, उसका जो जेनिटेलिया है, उसका जो लिंग है, उसको काट डालना चाहिए, उसको एक औरत के लिंग में बदल दिया जाना चाहिए, और ये सब बिना माता पिता को बोले होना चाहिए, बिना माता पिता के उनको स्कूल में सिखाना जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कैसे बुढ़ों के साथ यौन संबंध करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को यौन संबंध के बारे में पता नहीं क्या क्या बक सिखाया जाता है। ये क्या हिंदुस्तानी वैल्यू है? क्या दूसरे देशों में जाके उन पर बम छोड़ना और उनका सरकार बदलना, ये क्या हम हिंदुस्तानी वैल्यू है? तो कब से हमारा वैल्यू एक साथ हुआ? ये मानते हैं कि अगर लोग मर रहे हैं, मरने दो। वो आपको याद है मैडलिन ऑलब्राइट ने क्या बोला था जब लाखों इराकी बच्चे मर रहे थे उनके सैंक्शंस के वजह से? उस चुड़ैल ने आके ही करके डायन की तरह, वो सूर्पनखा जैसे हंसती है ना, उसकी तरह हंस के बोला था, आई कैन अश्योर यू आई केयर अ लॉट मोर अबाउट इराकी चिल्ड्रन देन सद्दाम हुसैन डज। मैं मार रही हूँ इराकी बच्चों को, पर मैं उनके बारे में ज़्यादा ख्याल करती हूँ जितना सद्दाम हुसैन उनके बारे में करता है। ऐसे लोगों के साथ आपका क्या कॉमन वैल्यूज़ है? आप बताइए मेरे को, आपको कौन सा कॉमन वैल्यू दिख रहा है? आपने जेरी स्प्रिंगर शो देखा है? वो शिकागो के मेयर थे कई बार। उसमें क्या भाई बहन शादी करेंगे, माँ बेटा शादी करेंगे, माँ बेटा शादी करके बच्चा पैदा करेंगे, फिर आजकल स्कूलों में जाके नंगा नाच करेंगे, यौन संबंध का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये सब आपको हिंदुस्तान में चाहिए? नहीं ना। तो कब से हमारे वैल्यूज एक हैं? वहाँ पे तो लेट नाइट शोज जितने भी हैं, चाहे जॉन ओलिवर का हो या किसी का भी हो, वो तो सारे के सारे, मतलब मुझे लगता है कि शायद एक भी एपिसोड करते होंगे विदाउट ऑल दिस प्रोपेगेंडा। ये जो भी इनका जो लाइक आई एम ऑल फॉर LGBTQ, मतलब ठीक है, बट ये जिस तरह से उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से उस पूरी मूवमेंट को यूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन सिक माइंड, सिक डिजायर्स, और उसको एंडोर्स कर रहे हैं लोग। मतलब मुझे ऐसा शायद एक भी एपिसोड नहीं मिलता जिसमें वो इस चीज को प्रोपेगेट नहीं करते हो। बिल्कुल। अब आप मेरे को देख लीजिए, मैं समलैंगिक हूँ, ठीक है, बट मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ एक आदमी बनते हुए, ठीक है। मेरे को आदमी बनना नहीं है, मैं आदमी हूँ, वेरी कंफर्टेबल बीइंग अ आदमी, ठीक है। और कभी कभार मैं बुर्का पहन के या ड्रेस पहन के कोई नाच करता हूँ, वो मजे के लिए, जो एक जमाने में होता था ना, हमारे इधर भी नौटंकी होता था, जहाँ रामलीला में औरत का रोल भी मर्द ही निभाता था, वो साड़ी पहन के। होलियों में सब कुछ अभी भी ये बहुरूपिये बोलते हैं, दैट इज फन। पर अगर मैं अभी पैदा हुआ होता अमेरिका में, अब तक मेरे को बताया गया होता कि मैं अपने गलत शरीर में पैदा हुआ हूँ, अब तक मेरे को पता नहीं क्या क्या हार्मोन थेरेपी दिया जाता, अब तक मेरा पूरा का पूरा सेक्स ऑपरेशन हो गया होता। आप समझिए मेरे दिमाग पे उसका क्या असर पड़ा होगा। और हम अलेजेडली एक थर्ड वर्ल्ड बैकवर्ड कंट्री हैं, जहां मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरा कोई उसका कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं है, क्योंकि जो मैं था उसको, हिंदुस्तान में यही होता है ना, जियो और जीने दो। हाँ, सोसाइटी में सबने एक्सेप्ट किया है। हाँ, एंड अगर एक्सेप्ट भी नहीं करते, ये नहीं आके बोलते, they will not bother you. Exactly, they will not bother me as long as I'm not bothering them. Yes. अगर मैं जाके फिर भरी महफिल में नंगा नाच करना शुरू कर दिया, फिर आके पीटेंगे। Yes. ठीक है, पर अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। तो हमारे अमेरिका में क्या हुआ है कि वो एक इतना आर्थिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता पैदा किया है उन्होंने अपने पॉपुलेशन में, कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो सामाजिक तनाव था, वो ज़्यादा तौर से चला गया था। अब चला गया था नहीं, पर काफ़ी कम हुआ था। और लेफ्टिस्ट ऐसे वातावरण में उग नहीं सकते हैं। तो लेफ्ट का हमेशा से प्लान क्या रहा है कि सामाजिक तनाव को भड़काओ, सामाजिक तनाव को ज़्यादा करो, ताकि लोग गुस्सा हो जाए, ताकि लोगों में वो क्रोध पैदा हो। अब भाई अमेरिका में अगर काम करते हो तो आपका
9 to 5 काम रहता है, शाम को फिर आपको आके आराम से घर पे बैठ के एक बियर पीना है, एक सैंडविच खाना है, टीवी देखना है, सोना है। आपके पास टाइम नहीं है जाके जुलूस करने का, बस जलाने का, गाड़ी जलाने का, नाराबाजी करने का। पर वो इतना आर्थिक तनाव और सामाजिक तनाव पैदा करते हैं कि जाके तुमको ये सब करने पे मजबूर कर देते हैं। जहाँ कोई क्रोध नहीं था वहाँ जाके क्रोध उत्पन्न करते हैं। ये समझ लीजिए, यही मेरे को ये वामपंथी लोगों से यही गुस्सा है कि इन जैसे कुटिल, क्रूर परवर्ट को क्या कहते हैं? चरित्रहीन। चरित्रहीन घटिया लोग, एक घटिया सोच विचार, हर किस्म से घटिया सोच विचार, जो घटियापा का चिन्ह है। जैसे ISI ब्रांड जो क्वालिटी का चिन्ह होता है, ये लोग घटियापा के चिन्ह है वामपंथ। वो उन्होंने इतना एक सुंदर देश को बिगाड़ के रखा है उन्होंने। मैं वो हिंदुस्तान में नहीं चाहता हूँ। अगर वो इधर आएंगे तो फिर से ऐसे ही तनाव पैदा। आप देखिए, जो भी देश वामपंथ के नीचे था, जब वामपंथ गया वो देश ही टूट गया। सोवियत संघ को देख लीजिए, वो तो वामपंथ का बादशाह थे, टूट गया सोवियत संघ। चेकोस्लोवाकिया ये था, टूट गया। आप मेरे को एक यूगोस्लाविया वामपंथी था, टूट गया। अब चीन, जब वामपंथी उधर, जब कम्युनिज्म उधर खत्म होगा तो वो भी, चीन भी टूटेगा। वामपंथ एक ऐसा जहर है जो लोगों के, अच्छे लोगों के दिल में, अच्छे लोगों के मन में एक इंसानियत को निकाल देता है, उसमें एक जंगली जानवर का ये डाल देता है। और अमेरिका आजकल, सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर हारा पर कम्युनिज्म ने कोल्ड वॉर नहीं हारा। वही कम्युनिस्ट जो सोवियत यूनियन को चलाते थे, उन्हीं का सोच ने जाके अमेरिका के हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर डाला है, उनके स्कूलों पे, उनके कॉलेजों पे, उनके पूरे सोच विचार पे, उनके गवर्नमेंट पे, उनके इंस्टीट्यूशंस पे। इसीलिए वामपंथ इतना खतरनाक है, क्योंकि जब तक आप रोज उठ के बोलोगे कि वो वामपंथी है, वो मेरा दुश्मन है, उसको जेल में सड़ना चाहिए, तब तक आप उनको रोक नहीं पाओगे। अगर आपने बोल दिया चलो ये भी एक सोच विचार है, वो वैसा नहीं समझते, क्योंकि आप उनको दुश्मन नहीं मानते पर वो आपको दुश्मन मानते हैं। आप उनका खानदान को खत्म नहीं करना चाहते हैं पर वो आपके खानदान को खत्म करना चाहते हैं। तो फिर ये इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो फिर सेम हुई ना। एंड फिर इनकी दोनों का आपस में कोलैबोरेशन भी है। हाँ, इनका कोलैबोरेशन भी है, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कम्युनिज्म खत्म होगा, वामपंथ को इस्लाम ही खत्म करेगा। राइट। वामपंथ को हम जैसे कायर हिंदू खत्म कर ही नहीं सकते। देख, पाकिस्तान जब बना तो जो मतलब सबसे पहले जो निर्णय किए पाकिस्तान एज अ स्टेट ने, उनमें जो एक निर्णय ये था कि यहाँ पे वामपंथ की राजनीति नहीं हो सकती। यू कांट हैव अ कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। You cannot. You fundamentally cannot. Yes. Which is why there's been a lot of ये क्या इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन की कैसे सोशलिज्म और इस्लाम कंपैटिबल हैं। मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस्लाम का क्या है कि भाई आप ज़कात दो, आपको जो कैपिटलिज्म करना है आप कैपिटलिज्म करो, ज़कात दो, वो ज़कात खलीफा लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो वेल्थ, इट इज़ अ वेरी कैपिटलिस्ट सिस्टम इफ़ यू लुक एट इट। वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, आपको टैक्स भरना चाहिए, वो टैक्स से जो सरकार करेगा वो कर लो, ठीक है। पर आप देख लीजिए, जो वामपंथ का जो चरित्रहीनता है अमेरिका में, उसको काउंटर कौन कर रहा है? कौन जाके उन वामपंथी नंगे नाच वालों को, उन वामपंथी सेक्स चेंज ऑपरेशन वालों को जाके पीट पीट के मार रहे हैं अमेरिका में? मुसलमान लोग ही कर रहे हैं ना। हमारे हिंदू लोग तो एकदम चुपचाप, अरे आए बाबा 2 गाड़ी का IT में काम दे रहे हैं, अरे मेरे को गूगल में जॉब दे रहा है करके बैठे हुए पालो आल्टो में भीख मांग रहे हैं साले सब रास्ते पे। कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है? कौन हमारे बच्चों की सेहत के लिए लड़ रहा है?
वही फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम जो जिन पे इधर इतना क्रोध है। तो ये भी मैं मानता हूँ, भगवान जब कुछ करता है वो हमारे भलाई के लिए कुछ करता है। इस्लाम को धरती पे दिया गया है हमको वामपंथियों से बचाने के लिए। इस्लाम में न्यू थियरी, हाँ, इस्लाम में मुक्ति है। असली पीस जो है वो इस्लाम में ही है, क्योंकि वही इन वामपंथियों को खत्म करेंगे। अच्छा, पर इन बिटवीन जो आप बोल रहे थे, उनमें जो अलायंस है वो थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि उनको हर जगह विक्टिमहुड बनाना है। और मुसलमान आजकल, आजकल नहीं, कई ज़मानों के लिए अपने आप को विक्टिम समझते थे। पर आप देखिए जो मोहम्मद बिन जायद ने यूएई को, अमीरात को, और जो मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी अरेबिया को कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी आपको विक्टिमहुड का कुछ भी लग रहा है? No. वो क्या बोल रहे हैं, हम विक्टिम नहीं हैं, हमको आपके भीख की ज़रूरत नहीं है, आप अपना भीख लीजिए और अपने पिछ में थोड़ा घुसा दीजिए, हमको आपके भीख की ज़रूरत नहीं है। अरे वो तो बाइडन, एक ज़माने में अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता था कूदो, वो पूछते थे कितना दूर कूदना है। अब वो जब बाइडन उधर आता है, वो बाइडन से बोल रहे हैं हाँ चल बेटा तू कूद। तो वो जो कॉन्फिडेंस आया है ना, वो बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जितने भी इस्लामिस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हो या वैसे भी जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, वो सारे के सारे तो मतलब अब मिडिल ईस्ट में तो उनको स्पेस नहीं दे रहे ना, यूएई देता है। अरे मिडिल ईस्ट में अगर एक जो जाकिर नायक इधर 1/3 बकवास भी जो इधर करता है उधर करेगा, सीधे फिर जेल के बाहर तो निकलेगा ही नहीं। मैंने तो हमेशा बोल के रखा है कि भाई जाकिर नायक को हिंदुस्तान मत लाओ, क्योंकि अगर सरकार बदलेगी वो जेल से निकल जाएगा। उसको सीधे सऊदी अरेबिया भेज दो, वो जेल से निकलेगा ही नहीं। नहीं तो इसमें ये बात तो आपने जो कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जितना मतलब टफ या कहते हैं आयरन फिस्ट के साथ एमबीएस या शेख जायद डील कर रहे हैं, या सीसी फॉर दैट मैटर इन इस्लामिस्ट को, हम तो मतलब बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। और अमेरिका में तो उनको प्रॉपरली, यूके में और यूएस में, कनाडा में उनको सेफ हेवेंस मिल रहे हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा सेफ एंड साउंड सिक्योर करते हैं। और इंडिया में जो परसेप्शन है वो ये है कि अमेरिका इनके खिलाफ लड़ रहा है, और ये सऊदी अरेबिया और यूएई और ये सारे गल्फ कंट्रीज़ मिलके, अब जैसे मेरा एक फ्रेंड आया था सऊदी अरेबिया से, सलमान, उससे मेरी बात हो रही थी। ही सेड कि वो कश्मीर गया था। ही सेड क्या, मैं श्रीनगर गया, श्रीनगर में सलफी मॉस्क है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि वाई, यू कांट हैव अ सलफी मॉस्क इन सऊदी अरेबिया। ही सेड कि हमारे यहाँ पे आप सलफी मॉस्क नहीं बना सकते। They consider themselves Salafi, but नहीं, they consider them Wahhabi. नहीं, they hate the term Wahhabi. For them, if you call them Wahhabi, it's an insult. They consider themselves to be the true Salafi, but they reject all other Salafist interpretations. उधर क्या है कि उलेमा कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं देगा जो राजा ने उधर अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो एक किस्म का कोऑपरेटिव सलाफिज्म है। इधर जो आप सलाफिज्म देखते हो, ये बहुत जो इज्तिहाद का जो ये है, बहुत ज़्यादा इज्तिहाद है इधर। जो भी बंदा जो बकना चाहता है बक लेता है, कोई भी स्टेट कंट्रोल नहीं है। इस देश में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमेशा हर बंदे में अगर पुलिस का डर नहीं रहेगा, कोई भी बंदा कुछ भी कर लेगा। ठीक है ना। हमको क्या, जैसे मैं भी कई बार देखता हूँ कि भाई ये रास्ते में कैसे चला रहा है, इसको मेरे को उतर के इसको पीटना है, मेरे को क्या रोक रहा है। नंबर 1 पुलिस है, नंबर 2 हर बंदा जो मैं देखता हूँ रास्ते पर वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। आप ये हाथ देख लीजिए, ज़रा जूम इन कीजिए। ये हाथ ने कभी भी एक दिन का काम नहीं किया है। ये किसी भी जो महिला स्त्री हैं जो देख रहे हैं, आपका हाथ बहुत सॉफ्ट हो सकता है, पर मेरे हाथ से ज़्यादा सॉफ्ट आपका बच्चों का हाथ भी नहीं होगा। ये कभी भी कोई भी काम नहीं कर चुका है ये हाथ। देखिए कितने मोटे मोटे सॉफ्ट हैं, बिल्कुल ऊनी की तरह, पश्मीना की तरह है। तो वो मेरे को पीट देगा, तो इसी डर से मैं अपने गाड़ी से उतर के पीटूंगा नहीं। मैं चुपचाप से विंडो भी बंद रख के, एसी ऑन रख के उसको गाली बकूंगा, ताकि मेरे मन में है कि मैंने उसके गाली दिया, पर वो उसको सुनाई नहीं दिया, वो उठ के आके मेरे को पीटा नहीं। ठीक है, इधर क्या है,
आप देखिए जो भी अमेरिका यूके में जुलूस फुलूस करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, वो ज़्यादातर हिंदुस्तान पाकिस्तान इधर से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने समझ के रखा है कि टॉलरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रिलीजियस टॉलरेंस, सहिष्णुता। हाँ, जो संशोधता है वो है दंगा फसाद जब हो रहा है उसको ना रोकना, वो टॉलरेंस नहीं होता है। दंगा फसाद करने वाले लोगों को गोली से मारना ही उचित है, वो संशोधन नहीं है। It is not tolerance. That is the incompetence. Here we pass off the incompetence of the state and the lack of state capacity as tolerance. ये कोई टॉलरेंस राज्य की नपुंसकता कह सकते हैं कि हाँ, नपुंसकता ही है, नपुंसकता ही है। जो महाभारत सीरियल आया था उसमें दशरथ जो भी दुर्योधन ये करता था, दुर्व्यवहार करता था, उसके पापा राजा कौन थे? मैं भूल गया। धृतराष्ट्र। वो याद है, वो अंधे होते, संजय मैं क्या करूं, बस यही होते रहता है इधर। हमारे नपुंसकता को हमने ये पोशाक पहनाया है टॉलरेंस का। नपुंसकता ये नहीं है। उन देशों में क्या हुआ है कि उनका सर्विस कैपेसिटी इतना अच्छा है, उनका पुलिसिंग इतना अच्छा था कि एक सोशल कंडीशनिंग हुआ था कि अगर आपको गुस्सा आया आप निकल के पिस्तौल निकाल के किसी को मारने वाले नहीं। पर फिर ये सब इमिग्रेशन शुरू हुआ इन देशों से जिनमें ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और वो अब एक कैंसर की तरह उनके सोसाइटी में स्प्रेड हो रहा है, जहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक पैंथर्स, जेंडर लोग आके भी इन लोगों की तरह इनका व्यवहार समझ गए हैं। वो समझ गए हैं कि स्टेट कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी तो माँ की ऐसी तैसी करके रखी है। आजकल हर चीज़ डेमोक्रेसी हो गया है। पहले डेमोक्रेसी क्या होता था कि भाई तेरे को बोलने का हक है, तेरे को जाके वोट डालने का हक है, तेरे को मल्टीपल पार्टीज में से किसी एक पार्टी स्टेट में वोट डालना जैसे चीन में होता है, वो डेमोक्रेसी नहीं होता है। आजकल हर चीज़ डेमोक्रेसी होता है। आपको मेरे को आपने काला कॉफ़ी दिया है, इसमें आपका ब्राह्मणवाद मनुवादी सोच विचार प्रकट हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि एक समलैंगिक मोटा गंजा तो आपके स्टूडियो में आ रहा है, और आपने मेरे पे सामलैंग खिलाफी, मोटा खिलाफी, गंजा खिलाफी साजिश रचा है। मेरे को आपने दुर्व्यवहार किया है क्योंकि आपने इसमें चीनी और दूध नहीं डाला है। आप मानते हो कि मेरा काला दिल है, और ये सब ना देना मेरे को, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। ऐसे पेपर्स हैं, आपको पता है? राइट। आजकल पाद मारना भी एक डेमोक्रेटिक राइट हो गया है बॉस। ऐसे पाद मुखिया, पादू सोच वाले आजकल हार्वर्ड में एकेडमिक बन रहे हैं, पता है आपको? अगर आप लोगों को अपने बच्चों को प्लीज ये आईवी लीग, हार्वर्ड, प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड में मत भेजिए। उनके दिमाग में शौच और पाद भरा जाएगा। अगर हार्वर्ड में एडमिशन मिला आपके बच्चे को, प्लीज दूसरे डायरेक्शन में 1000 मील दौड़िए, बच्चों का हाथ पैर काट डालिए, पर उनको हार्वर्ड मत जाने दीजिए। अच्छा, हार्वर्ड और ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्ट में, ये कहते हैं कि 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 कंक्लूड हो रही थी, तो उसके बाद जितने भी इस तरह के जो लेफ्ट विंग के इंटेलेक्चुअल्स थे जो लंदन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में थे, ये सारे के सारे छोड़ करके यूरोप भाग गए, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो के बाद जो है कि कम्युनिज्म को लेकर टॉलरेंस बहुत कम हो गया था वेस्ट में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज दे वर द प्राइमरी विक्टिम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। लंदन में बॉम्ब्स गिर रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो वो सारे जो वहाँ से भागे गए, दे वेंट एंड सेटल्ड इन यूएस, और यूएस में जाकर के वो वहाँ की यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में घुस गए, और फिर वहाँ से वो करते करते अब ये जो आज हमें दिख रहा है अमेरिका की सड़कों पे और जो ग्लोबल पब्लिकेशंस हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एक तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है कि यार न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है तो सही होगा,
वॉशिंगटन पोस्ट कह दिया, और ये सिर्फ लोगों की बात है। मुझे लगता है 99% पीपल डोंट गिव अ एफ अबाउट कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है क्या नहीं कहता। हमारे ये जो बाबू लोग हैं, जो गवर्नमेंट है या जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये इतना सीरियसली क्यों लेते हैं इन पब्लिकेशंस को? एंड हाउ मच डू यू थिंक कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 वाली थियरी है कितनी सही है? देखिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 थियरी थोड़ा सही है, ज़्यादा नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये सब शुरू हुआ था पेरिस में, क्योंकि पेरिस और बर्लिन वर्ल्ड वॉर 2 के पहले 2 ऐसे शहर थे जहाँ अमीर लोगों को कुछ भी करने दिया जाता था। आप जाके औरत का ये पहनना है पहनो, आपको दर्द से यौनिक ये मिलता है तो ऐसे क्लब्स थे जहाँ जाके आप पे चाबुक मारा जाता था और आपको उससे आनंद मिलता था। ठीक है, तो ये सब बहुत होता था। उधर एक बहुत ही घटिया चीज़ था, वो बच्चों के साथ सेक्स करना, पेडोफिलिया जिसे कहते हैं। पेडोफिलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीवे, बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करना, ये पेरिस में था। और जो पेरिस में बाल यौन शोषण, इसमें बहुत ये लोग थे जो बाल यौन शोषक थे। इनमें सबसे बड़ा था फुकॉल्ट। अगर आप गूगल करेंगे FOUCAULT, वो इतना एक घटिया आदमी था। और उसके सपोर्ट में ये जॉन पॉल सार्त्र, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर का, वो आंद्रे मालरो, आंद्रे जीद, ये सब अगर आप बोलोगे ना कोई इधर वामपंथी, हो आपने मालरो पढ़ा है, आपने सार्त्र पढ़ा है, सबके सब बच्चों के साथ ये करते थे। घटिया 2 किस्म के लोग थे। वामपंथी ऐसे ही होते हैं वैसे। तो ये जो था, पर फ्रांस एक ऐसा देश है जिसको बहुत क्लैरिटी है कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, और हमारा जो आत्म छवि है उनका बहुत ही एक क्लियर है। उनका कोई ये नहीं है कि हम भगवान के फरिश्ते हैं, उनका ये भी नहीं है कि हम शैतान के सपूत हैं। ठीक है, हम इंसान हैं, हमारे में ये है। तो जो भी उधर जो घृणापूर्वक चीज़ें निकलती हैं वो थोड़ा उगने देते हैं और फिर बाहर फेंक देते हैं। तुमको जो करना है तुम बाहर करो, इधर मत आओ। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि ये जो थे, दे वर कॉल्ड द 66, द 60 समथिंग फ्रेंच में, उन सबको फ्रांस से भगाया गया। उनको भगाया गया वामपंथी सोच के लिए नहीं, उनको भगाया गया ये बाल यौन शोषण के लिए। ये वामपंथी भी थे और बाल यौन शोषक भी थे, और वो सब अमेरिका में गए। अब अमेरिका में काफ़ी वामपंथ के खिलाफ आइडिया था, क्योंकि उधर तो मकार्थी का वो भी चलता था ना, कि अगर आप लेफ्टिस्ट थे तो आपको जेल में ऐसे ही डाला जा सकता था। तो वो अमेरिका में पहुंच गए। उन्होंने लेफ्टिज्म के बारे में मुंह नहीं खोला। उन्होंने ये सब जेंडर आइडियोलॉजी ये सब निकाल के जो अपना बाल शोषण का, जो बाल यौन शोषण का जो इनका जो घटियापना था, उसको एक एकेडमिक ये दिया। हमारे इधर भी एक बहुत बड़े लीडर थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, जिनका थोड़ा उनके थोड़े यौन एक्सपेरिमेंट्स को वो थोड़ा फिलोसॉफिकल आउटलुक देते थे। तो वैसे ही उधर भी हुआ कि भाई डोंट टेक हिज नेम। हाँ, मैं कुछ नाम बोला नहीं। तो because knowing you can take anybody's name, so that is why I'm saying. तो मैंने नाम नहीं लिया। तो इधर क्या था कि उनको बाल बालिकाओं से यौन संबंध रखना था, और वो बोल रहे थे कि भाई ये ना एक्चुअली अगर आप देखोगे ये ना ओल्ड ग्रीक पेडागॉगी है, इसमें एक्चुअली यौन भी खाने की तरह है। क्या आप अपने बच्चे को खाना नहीं सिखाओगे तो यौन भी उनको सिखाना चाहिए। और कौन उससे बेहतर उसको यौन सिखाने के लिए, उसका बाप से कौन बेहतर उसको यौन सिखाने के लिए। ठीक है, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, पर मैं तेरे बाप के समान हूँ और मैं तेरे को यौन ये सब सिखाऊंगा। ऐसे घटिया लोग थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था। और अमेरिका में क्या है, आपको तो अमेरिका में पता है। उधर अमेरिका का फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है कि जो प्योरिटन्स थे, जो मेफेयर बोट में थे, वो 1700 अमेरिका में आए थे। वो तो उन दिनों के यूरोप के लिए भी पागल फंडामेंटलिस्ट थे। उनको एक जगह चाहिए थी जहां वो अपना मंदिर बना सके,
बिना शोषण के। तो अमेरिका का फाउंडेशन ही पागलों के साथ हुआ है। रेडिकल, एक्सट्रीम रेडिकल। यहाँ शादरा में लुनेटिक असाइलम है ना, अगर उन्होंने जाके कोई एक देश स्थापित किया, वो अमेरिका की तरह होगा, जहां पागलपना को ठीक ठहराया जाता है। यानी कि जब तक आपका पागलपना मेरे को अफेक्ट नहीं करता है, तब आपको जितना पागल होना है हो जाओ। तो अमेरिका में ये थे। जब भी वो अगर लेफ्टिस्ट इडियोलॉजी बोलते, उनको यूनिवर्सिटी से निकाला जाता था, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होता था कि जब तक सोवियत संघ था एमिनेम के अगेंस्ट उन्होंने स्पाइंग शुरू कर दी थी FBI ने, बिकॉज़ उन्होंने सबके खिलाफ कर रखा है। तो जब तक सोवियत संघ था और ये एंटी कम्युनिस्ट फिलॉसफी था रेगन का, रेगन से पहले तक, तब तक ये लोग उग नहीं सकते थे। पर जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ और ये जो इडियोलॉजिकल बैटल था लेफ्ट और राइट के बीच में, इन्होंने सब जगह जाके अपनी शौच फैला के रखी है। तो ये एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम एक एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा, वो एक ब्रेन वॉशिंग सिस्टम बन गया, वो एक दिमागी शौचालय है। अच्छा, हम ये चीज़ इसमें ये भी देखते हैं कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जब आए तो उन्होंने बहुत सारा, मतलब लोगों ने हाथों हाथ लिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और लोग यूज़ करने लग गए। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि नाउ अमेरिका यूजेस ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल एडवांसेस। अब अपने वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए, अभी देखिए कहीं कुछ भी होता है, अभी रशिया के साथ जैसे उनका एक यूक्रेन को लेकर के हुआ, वहाँ पे फेसबुक बैन कर दिया, वहाँ ट्विटर बैन कर दिया, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स को वापस बुला लिया। आई मीन दे यूज देयर बिजनेसेस एज देयर स्ट्रिंग्स टू पुल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। यस, बट देखिए ये हर कंट्री करता है, इट इज़ नॉट जस्ट अमेरिका दैट डज इट। हमारे पास है नहीं है, हमारे पास है पर हम ठीक से कर नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया को इम्पैक्ट कर सकती हैं, पर हम ना उसके बारे में ठीक से सोचते नहीं हैं। अगर कुत्ते हो आप, कुत्ते को रॉटवाइलर की तरह होना चाहिए, गोल्डन रिट्रीवर की तरह नहीं होना चाहिए। जो सीरियस देश हैं वो खुद को रॉटवाइलर समझते हैं। जैसे रोम की जो साम्राज्य था, या यूनान का जो साम्राज्य है, या जो ब्रिटेन का जो साम्राज्य था, या जो आजकल अमेरिका का साम्राज्य है, वो रॉटवाइलर हैं और रॉटवाइलर की तरह सोचते हैं। हम हैं इधर बैठे हुए लैब्राडोर की तरह, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, ओबीडियंट हैं। और हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरे को एक चॉकलेट दे दो, मेरे को चॉकलेट दे दो, अरे मेरे को बोन दे दो, हाँ चलो मैं तुम्हारा मुंह चाटूंगा आप। बस हमको भी ये ना लैब्राडोर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि डरते लोग हैं रॉटवाइलर से। लैब्राडोर से आपने किसी को डरते हुए देखा है? नहीं। बस एक दो ऐसे होंगे जो कुत्ते से डरते हैं, उनको लैब्राडोर से भी डर आती है, पर नहीं तो फिर लैब्राडोर से कोई भी डरता नहीं है। लैब्राडोर तो चलते फिरते जोक है, बड़े हैं पर सभी को पता है ये कुछ, इसको मैं कुछ करूंगा भी ये काटेगा, इसके काटने की क्षमता ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो लोग हमारे बारे में, हम खुद अपने बारे में, लोग क्यों, हम खुद अपने आप को हमने लैब्राडोर बना के रखा है, रॉटवाइलर नहीं बनाया है। हम में वो रॉटवाइलर की सोच आनी चाहिए। जब तक हमारे में ये रॉटवाइलर की सोच नहीं आएगी, आपको याद है ना सावरकर ने बोला था कि हिंदुइज्म के बारे में, इफ द काउ इज व्हाट यू थिंक यू वांट टू वर्शिप, देन यू विल ऑल एंड अप बीइंग काउस। एक ज़माने में गाय उतना पवित्र नहीं था जितना कुत्ता पवित्र होता था। ज़ारथुस्त्रियों में भी कुत्ता पवित्र होता था, हिंदुओं में भी कुत्ता ही पवित्र होता था। जब तक हम कुत्तों की पूजा करते थे तब तक हम कुत्तों की तरह काटते थे लोगों को। ठीक है, जब से हम गाय को पूजना शुरू किया तब से हम शाकाहारी बन के, अब गाय को कुछ भी कर लो, गाय कुछ भी नहीं करेगा बेचारा, है ना, बस चलते रहेगा रास्ते पे। कभी कभार 100 साल में एक बार कोई गाय किसी को देख के फिर सींग मारेगा उसको, पर रोज तो नहीं मारता है ना। कुत्ता तो रोज किसी ना किसी को काटता है। अमेरिका में तो एक वो यूज भी करते हैं ना, स्टूपिड काउ, एग्जैक्टली। एंड गोइंग इकोनॉमी क्लास इज कैटल क्लास। ठीक है, बट जब आप बॉस बनते हो, यू आर द टॉप डॉग। यस, है ना, तो अ डॉग इज एन अचीवर, अ काउ जस्ट एग्जिस्ट्स।
सो अमेरिका वही To कर get रहा slaughtered. है टू गेट स्लॉटर्ड। अमेरिका वही करता है जो हर साम्राज्य ने किया है। पर अमेरिका का क्या है, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है, उनका बहुत डाइवर्सिफाइड व्यू है। वो बहुत, आप देखेंगे यूनान, रोम, ये सब बहुत सिस्टमैटिकली सोचते थे भाई सॉफ्ट पावर है क्या, सॉफ्ट पावर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कैसे वेपनाइज किया जा सकता है, प्यार को एक हथियार बनाना। बॉलीवुड सॉफ्ट पावर है ना यार, बॉलीवुड कुछ सोचता नहीं है। बॉलीवुड में वही कहानी। देखो, हिंदुस्तान ऐसा जगह है जहां हमको नया कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वही कहानी अब तक आप बोलो, पिछले 60 साल में बॉलीवुड में एक ही कहानी बार बार बोले जा रहा है। बस उसमें एक्टर बदलते हैं, लोकेशन बदलते हैं, गाना बदलता है, डायलॉग बदलता है, पर कहानी वही है। लड़के लड़की से मिला, लड़का लड़की में थोड़ा तनाव हुआ, फिर लड़का लड़की में प्यार हुआ। एंड 2 किस्म के होते हैं, लड़का लड़की की शादी हो जाती है, लड़का लड़की मर जाते हैं। इसके अलावा आपने कोई प्लॉट देखा है बॉलीवुड में? नहीं। यही प्लॉट 60-70 साल से चले आ रहा है। हमको वही कहानी ओवर एंड ओवर एंड ओवर, वही कहानी सुनना है। हमको कोई भी नया कहानी नहीं सुनना है। और उसमें नया चीज़ क्या होना चाहिए? एक्ट्रेस को नई साड़ी पहननी चाहिए, एक्टर को नया कुर्ता पहनना चाहिए, उसका 6 पैक एब्स दिखना चाहिए। आपको अभी भी पता है ना, वो सलमान खान इसीलिए पिक्चर में आता है, भाई तूने उसका 6 पैक एब्स एक बार देख लिया सलमान भाई का, फिर से तेरे को काय का देखना है उसका 6 पैक एब्स। और लोग मेरे को सामलैंगिक बोलते हैं, मैं आधे छिछोरे देखता हूँ, मैं अबे बीसी सबके सब साले सामलैंगिक को, लोग मेरे को सामलैंगिक कहते हैं। तुम जैसे सामलैंगिक डैश 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 मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, जो एक मर्द का 6 पैक एब्स पे उछाल के खुद अपना शर्ट खोलते हैं करते। ये होमो का देश है भाई, ये हिंदुस्तान नहीं, ये होमोस्तान है, जैसे लोग जाके सलमान भाई का ये देखते हैं। अच्छा, इसमें अमेरिका में जो विजिट हो रहा है, डिफेंस पे आते हैं हम, आवर फेवरेट सब्जेक्ट। अमेरिका, इंडिया एक टाइम पे रशिया से बहुत सारा वो खरीदता था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अभी हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉट अमेरिका पर से। मुझे याद है हमने आज से 2-3 साल पहले एक वीडियो किया था, उस वीडियो में हमको बहुत गालियाँ पड़ी थी बहुत। एंड पर हम डरते भी नहीं है ना गाली खाने से। राइट। सो उसमें क्या था कि यू क्रिटिसाइज रशिया लॉट, और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। यू सेड कि, एंड वो लेजिटिमेट कंसर्न्स थे, और उसका हमने आउटफॉल देखा है आने वाले। आप यूक्रेन में देखा है ना, रशियन वेपन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड विदाउट अमेरिका पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो रशिया को उन्होंने यूक्रेन उसका भूसा निकाल के रखा हुआ है बेसिकली। एंड इट इज ऑल जस्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थिंग्स। और बहुत बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स नहीं दिए उन्होंने, छोटे छोटे से दिए, छोटे छोटे दिए हैं, शोल्डर फायर्ड, सब कुछ शोल्डर फायर्ड। तो जो मैन पैड्स वगैरह थे, जो सारे ये यूज़ करते थे, पाकिस्तान ने जो यूज़ किया था कारगिल वॉर में इंडियन एयरक्राफ्ट के खिलाफ। सो डू यू थिंक, बट एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता। तो 2 पॉइंट्स। पहला, वेयर इज़ मेक इन इंडिया? ये तीसरे इंटरव्यू में तीसरी बार मैं पूछ रहा हूँ, वेयर इज़ मेक इन इंडिया? सेकेंड, जो टेक्नोलॉजी है, डू यू थिंक अमेरिका विल एवर गिव यू टेक्नोलॉजी? थर्ड, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जैसे स्वीडन है, वो कह रही है हम साब ग्रिपेन ले लो आप हमसे, या ये जो राफेल हम ले रहे हैं फ्रांस से। तो डू यू थिंक अगर हम अमेरिका से ना लगे किसी दूसरी वेस्टर्न कंट्री से लें, बिकॉज टेक्नोलॉजी उनके पास भी अच्छी है, तो क्या वहाँ से मिल सकती है? लेकिन इसमें एक कैच पॉइंट जो है कि ये साब हो चाहे ये हो, इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स अमेरिका से ही आते हैं जी। तो हाउ डू यू आंसर ऑल दीज 3 क्वेश्चंस? सो लेट्स गो वन बाय वन। ये जो मेक इन इंडिया है, लेट्स डील विद दैट फर्स्ट। ये दिस इज जिंदा है या फौत हो गया? जो पूरा अद्वैता फिलॉसफी है, इट स्टार्ट्स विद अहम ना जानात, आई डोंट नो, इट इज अ सर्च फॉर आंसर्स, एंड द एंड रिजल्ट इज ऑल्सो एट द एंड ऑल्सो अहम ना जानात। जहाँ आप शुरू किए वहीं आप एंड भी किए। इसीलिए नेति का पूरा फिलॉसफी आता है। मेरे को पता ये नहीं है, पर क्या है मेरे को पता नहीं है, इसीलिए हर चीज़ नेति होता है। तो मेक इन इंडिया मैं भी अभी खोज रहा हूँ, जैसे महर्षियों ने खोजा था। एक वो शेर जिंदा है, उसका मेक इन इंडिया मर गया वो वो तो पता नहीं, शेर ही मर गया।
आजकल विश्वगुरु आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है, बट शेर तो मर गया बेचारा। वो गिर में वैसे भी बहुत वो गिर के शहरों में बहुत इंसेस्ट है ना, तो बहुत डिजीज़ फिजीज़ होके मर जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये भी वो गिर का शेर था ना, तो गिर का शेर जैसे मरता है वैसे ही मर गया बेचारा। चलो तो वो छोड़ो। तो इसमें क्या हुआ है कि लेट्स लुक एट मेन जो मैं बोल रहा था, जब हमने वो गाली वाला पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने गाली नहीं दिया था पर हमको गाली बहुत सारे पड़े थे, उसमें मैंने दो चीज़ बोला था, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। दोनों का एक किस्म से खुलासा हुआ है यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि यूक्रेन पहला ऐसा युद्ध है जहां पीयर कंपटीशन एक किस्म से हो रहा है। यानी कि इट्स नॉट लाइक वैभव एक बच्चे को पीट रहा है, वैभव अभिजीत को पीट रहा है। यानी कि मेरा ठीक है, मैं हारूंगा अल्टीमेटली, पर मेरा भी कुछ दम है कि मुक्का खाने से पहले कम से कम 2-3 दांत तो तोड़कर ही रहूंगा, ठीक है ना। तो पहला ऐसा पीयर कंपटीशन है जहां हम एक्चुअली ये जो सब फिलॉसफीज, क्योंकि अब तक सब कुछ जाके एक हट्टा गट्टा सलमान भाई एक कुत्ते के पिल्ले को मारने की तरह था। अमेरिका जाके इराक पे अगर करेगा, वियतनाम पे करेगा, वियतनाम तो वैसे भी क्या निकला वियतनाम यार, किसी को चीन को भी अपनी औकात दिखा दी, फ्रांस को भी औकात दिखा दी, अमेरिका को भी, तो वियतनाम उस कैटेगरी में नहीं आता है। पर अगर आप इराक के खिलाफ जाओगे, सीरिया के खिलाफ जाओगे, यूगोस्लाविया के खिलाफ जाओगे, सीरिया को भी कहाँ डिफीट कर पाई? हाँ, सीरिया को भी डिफीट नहीं कर पाए। तो ये सब था। अब आप ये पहला पीयर लेवल कंपटीशन, इसमें दो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। रूसी क्वालिटी कितना घटिया है साफ साफ प्रकट हो रहा है। वो बोलेंगे हाँ नहीं अभिजीत, तू ना अमेरिका का एजेंट है, तू लॉकहीड मार्टिन का टट्टा है, इसीलिए वो रूसी एक मिसाइल एक वीडियो डालेंगे, भाई देख ये मिसाइल ने आके ये बिल्कुल सही आके इसने इस पे, हाँ एक मिसाइल ने किया। वो जो वॉर फ्रंट है वो कहीं हिला है? पिछले सितंबर में रशिया ने 70 किलोमीटर का रिट्रीट किया था सदर्न फ्रंट में, तब से वहीं पे अटका हुआ है, 2-3-4 किलोमीटर ही बढ़ पाया है। सितंबर से अभी तक कितने महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में है 8वां महीना, 10 महीने होने वाले हैं। 1 साल में कुछ भी हिला नहीं है, फ्रंट वहीं का वही है। आप क्या सालों के लिए लड़ सकते हो हिंदुस्तान में? टोटल में कम से कम 2 लाख लोग मरे हैं यूक्रेन में। आप 2 लाख का अभी तक आपने कौन सा युद्ध लड़ा है जिसमें 10,000 से ज़्यादा आपके ट्रूप्स मरे हैं? अफगानिस्तान में अमेरिका की टोटल कैजुअलिटी 2-3 हज़ार ही थे। 9/11 में ज़्यादा लोग मरे थे जितने अफगानिस्तान में मरे थे। राइट। इराक में भी कम लोग मरे थे जितने 9/11 के अमेरिकन कैजुअलिटीज की बात कर रहे हैं। ये अफगानों को तो बहुत सारे मार डाले। So you have this thing that Russian quality is totally exposed as a rubbish. Yes. मैंने ये बहुत emphatically बोला था, Russians make rubbish because since the 1980s उनमें कोई improvement ही नहीं हुआ है। जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स थे 1980 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पर उसमें सब रेवोल्यूशन जो थे 1918 में डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जो ट्रांजिस्टर्स के साथ शुरू हुआ था मैन्युफैक्चरिंग में। 1990s में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन शुरू हुआ जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। सोवियत संघ कब टूटा? 1990 में। उसके पहले ही वो कब भिखारी देश हुआ? 1980 में। वो अभी भी डिजिटल पे अटके हुए हैं। वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का जो सब वॉरफेयर में ये आया है वो आ ही नहीं पाया है, क्योंकि तब तक वो वो तो हिंदुस्तान से भी छोटा इकोनॉमी है उनका। तो वो क्या करेंगे? आप देख लीजिए, प्योरली मैथमेटिकली मैं बोल रहा हूँ, वेस्ट में अगर आप देखेंगे टोटल 1.1 बिलियन 1.1 करोड़ लोग हैं, रहते हैं, ठीक है। वेस्ट का मतलब है वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इवन दो जापान, कोरिया बहुत पूर्वी देश हैं, उनको एक किस्म से पश्चिमी ही वो पश्चिमी सोच विचार के तहत आते हैं, ठीक है। टोटल में 1.1 करोड़ हैं। उनका पर कैपिटा इनकम है $34,000, यानी कि हर बंदा एवरेज में उधर $34,000 को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो इतना आता है
30,000 into 82 है ना, हाँ 30 लाख के आसपास। 35 को क्या कहते हैं? 35 लाख साल में हर बंदा वेस्ट में कमा लेगा। 35 लाख। वो अपने एजुकेशन पे कितना इन्वेस्ट, अपने बच्चों के एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केट का साइज देख लीजिए, 1.1 करोड़, जिसमें हर बंदा 35 लाख कमा रहा है। उसका जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उनके बच्चों का एजुकेशन आपसे कई गुना बेहतर होगा। रूस में 13 लाख का 120 मिलियन, तो 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ के आसपास। 12 करोड़, तो फिर ये क्या है? 1.1 बिलियन कितना हुआ? 1.1 बिलियन हुआ 1 अरब 10 करोड़। अच्छा, 1 अरब 10 करोड़ है वेस्ट में, और इधर बस 12 करोड़ लोग हैं। और 12 करोड़ लोग जो 10,000 के सैलरी पे, भाई मार्केट कंपटीशन कहाँ है? रशिया कांट इनोवेट एट 120 मिलियन पीपल, $10,000 कमा रहे हैं। 1 अरब 10 करोड़ लोग कितना कमा रहे हैं? आपसे मार्केट साइज बेहतर है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। ये 80s के बाद इन्होंने कोई भी नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार ही नहीं किया है। ये उधर ही अटके हुए हैं, ये 1980s में ही अटके हुए हैं। उसके बाद वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए हैं। इसीलिए उनका सुखोई 57 इतना घटिया था। हमने उसको ज्वाइन किया था एज को डेवलपर, देखकर ही पता चल गया कि ये इतना घटिया प्लेन है। हमने ही कैंसिल कर दिया अपना पार्टिसिपेशन वो सुखोई 57 प्रोजेक्ट में। देखा था ना आपने, उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितना घटिया था। हर चीज़, वो तो स्टेल्थ फाइटर होने के काबिल ही नहीं था। वो तो हाथी की तरह लग रहा था, जो तेंदुआ बहुत अच्छी तरह से छिपता है। उन्होंने बोला था वो हमको तेंदुआ देंगे, दे के रखा था पूरा गैंडा आसाम से। आसाम का गैंडा लेके उस पर काला पेंट लगा के बोला, ये लीजिए आपका तेंदुआ। जैसा अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक मुर्गी को ग्रीन पेंट करके तोता बोल के बेच दिया। यही तो रूस का ये प्रॉब्लम है। पर अब आप ये देख लीजिए, वेस्ट के भी कई प्रॉब्लम्स अभी सामने आ रहे हैं जो हमने उस पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, विच इज़ इंटरकम्पैटिबिलिटी। उसमें क्या है कि आपके पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ISR कॉम्प्लेक्स, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस। जब तक मेरे को वैभव को मारना है, अब हर एक रूसी बुलेट 10 पैसा में मिलता है, पर हर एक अमेरिकन बुलेट $10 में मिलता है। 10 हिंदुस्तानी पैसा और 10 अमेरिकन डॉलर, यानी कि 800 रुपये, 820 रुपीज वर्सेस 10 पैसा, 820 रुपये वर्सेस 10 पैसा। अब जब मेरा 10 पैसा का बुलेट होगा, मैं बस गन लेके, मेरे को पता नहीं है, मेरे आँख ठीक नहीं है, ठीक है, मेरे को वैभव को मैं बस पूरे कमरे में करके मारूंगा। वैभव अल्टीमेटली मरेगा। मेरा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इसमें हुआ होगा 20-30 बुलेट, यानी कि 20-30 बुलेट 2-3 रुपए के आ गए। पर मेरा जो 820 रुपए का बुलेट है, उस पे गारंटी है कि आप मरोगे। बट वो बुलेट के साथ क्या सब आना चाहिए? शूटर का आईसाइट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लाइटिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए आप कहाँ पे हैं। अगर आप कहीं छिपे हुए हैं उस कार्डबोर्ड के पीछे, मेरे को आपके आवाज़ से पता लगना चाहिए आप कहाँ पे हैं, या मेरा वो लेज़र विजन होना चाहिए, इंफ्रारेड विजन होना चाहिए, ताकि मैं वो कार्डबोर्ड के पीछे भी देख सकूँ। तो वो 820 रुपए का बुलेट जो एक ही शॉट में वैभव को मार डालेगा, उसके लिए मेरे को ये सब इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ेगा। या तो मेरे को लैसिक सर्जरी करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे को अच्छे से चश्मे लेने पड़ेंगे, मेरे को लाइटिंग बिल्कुल सही करना पड़ेगा, मेरे को ऑडिटरी सेंसर्स इधर सब ठीक होने पड़ेंगे, और मेरे को वो सी थ्रू कार्डबोर्ड विजन लेना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 लाख और खर्च करने पड़ेंगे। उस बुलेट के लिए मेरे को अच्छा सा बंदूक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि AK-47 से तो भाई AK-47 उसका रिकॉइल ही, आपने ये शॉट इन AK-40, उसका रिकॉइल कितना धमाका। मेरा जब मैंने पहली बार जब AK-47 चलाया, मेरा इधर
4 हफ्ते के लिए ये ब्लू था, बिकॉज आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ रिकॉइल कमिंग फ्रॉम अ राइफल। तो मैंने बहुत आसान तरीका से समझाया कि एक प्रिसिजन एक्सपेंसिव वेपन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कितना और ज़्यादा ये खरीदना पड़ता है, और वो सब आपको समझना भी पड़ता है। ये नहीं कि मेरा इंफ्रारेड सेंसर मेरे को फ्रेंच में बात कर रहा है, मेरा जो ऑडिटरी सेंसर है वो जर्मन में बात कर रहा है, मेरा जो टेलीस्कोपिक व्यू है टू लुक एट यू वो डिस्प्ले लेज़र में नहीं कर रहा है, वो कोई क्लिंगॉन लैंग्वेज में फारसी में कर रहा है, स्टार वॉर्स में कुछ कर रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, सभी को एक ही भाषा में बोलना है, मेरे को समझने वाले भाषा में बोलना चाहिए ताकि मैं सब प्रोसेस करके एक शॉट में आपको मार सकूं। दिस इज वेस्टर्न वेपनरी। अब आप देखिए यूक्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपनरी यूज कर रहा है AK-47 के साथ, बिना वो ISR कॉम्प्लेक्स के साथ। उनको पता नहीं है कि वो थोड़ा बहुत मिल रहा है, टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया था ना, सऊदीज भी दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज अमेरिकन वेपन्स इन यमन। उधर जोक क्या था कि अभी तो मोहम्मद बिन सलमान तो युवराज है, राजा तो सलमान है, सलमान बिन सऊद जब यमन में उन्होंने युद्ध छेड़ दी थी, तो जोक था कि राजा सलमान का अल्जाइमर्स है, क्योंकि वो सुबह उठते हैं और बोलते हैं इन एयरबेसों को बॉम्ब करो, और फिर दोपहर को वो भूल जाते हैं तो वो आके फिर से बोलते हैं इन एयरबेसों को बॉम्ब करो। तो वही एयरबेस को वो 3-4 बार बॉम्ब करते थे, और सब बैठ के सोचते थे भाई तूने वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर से काय का तू बॉम्ब कर रहा है, क्योंकि उनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं था, वो सैटेलाइट सर्वेलेंस नहीं था। अभी भी आप देखो बालाकोट का हम अभी भी सबूत नहीं दे पाए। तो आपको कैसे, अगर आपको पता नहीं है कि आपने उसको तबाह कर दिया है, तो फिर से 3-4 बार और आपको अंदर जाके तबाह करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो छुप जाएगा और फिर आके रात को आके आपका गला घोट देगा। बादल थे ना उस दिन, इसलिए नहीं मिल पाई। But you should. What prevented you from doing a radar imagery of the site? हमारे पास नहीं होंगे। So there you go. This is the whole problem. See, it wasn't just a question of proof. It was actually a much more dangerous question of this is what is called battle damage assessment. जब तक आपका बैटल डैमेज असेसमेंट नहीं हो सकता है, जब तक आपको पता नहीं है, ये देखिए ये तो PR का एक एक्सरसाइज था, पर अगर आपको युद्ध में बारिश आ रहा है, हमको पता नहीं है हमने कितने लोगों को मार डाला है। ये वो पोरस और अलेक्जेंडर की बात हुई ना, बारिश हो रही थी तो पोरस राजा को पता नहीं था कि अलेक्जेंडर का फौज कहाँ झेलम को पार कर रहा है, और उसने फिर झेलम को पार करके उसको डिफीट कर दिया। अब हमारे व्यूअर्स भी ऐसे चूतिए हैं जो बोलेंगे अभिजीत तू चूतिया है, तेरे को पता है अलेक्जेंडर ने डिफीट नहीं किया था, पोरस नहीं जीता था। मैं क्या बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझ लो भाई, थोड़ा बहुत है। पोरस शायद जीता होगा, पर अलेक्जेंडर ने पार कर लिया ना झेलम को, वो बारिश को इस्तेमाल करके। तो ये भी होता है, अभी कमेंट्स पढ़ के यू हैव टू caveat everything there. तो it is a very dangerous thing. The Ukrainians are using quality in great quantity. वो 820 रुपए का बुलेट AK-47 से घड़ घड़ चला रहे हैं, और आप देख लो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जिस रेट पे वो बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बारूद बस ऐसे फेंकने वाला बारूद नहीं है यार, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करके एक टारगेट पे बिल्कुल सही लगने वाला बारूद है। इसीलिए आप रामानंद सागर के रामायण के बाद से ही शुरू किया था हमने, उसमें हर एक बंदे को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया जाता था, वो बस महायोद्धाओं को ब्रह्मास्त्र या इंद्रास्त्र या ये सब दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं में वो ट्रेनिंग सब था कि एक चीज़ पे फोकस करके, जैसे अर्जुन बोलता है ना द्रोणाचार्य को, मेरे को बस मछली की आंख दिखाई दे रही और कुछ नहीं, ऐसा फोकस चाहिए आपको। वो यूक्रेन ने सबको ब्रह्मास्त्र दे रखा है, जो भी टपोरी शपोरी थे उनके फौज में सबको ब्रह्मास्त्र दे रखा है। यू कांट यूज इट दैट वे। So there is a limitation. It proved both my points that Russian weaponry is crap. It also proved my point that you need, of course I got the timing horribly wrong. I predicted that they would not invade.
चलो मेरा तो काम नहीं गया उसमें। इजरायली इंटेलिजेंस चीफ ने भी वही प्रेडिक्ट किया था, फ्रेंच इंटेलिजेंस चीफ ने वही प्रेडिक्ट किया था। उन दोनों को काम से निकाल दिया गया था उसी दिन जिस दिन हमने रिकॉर्डिंग किया था ना, उसके अगले हफ्ते ही वो निकल गए काम से। मेरा थैंकफुली काम नहीं गया है, थैंक यू वेरी मच। डांट तो पड़ी पर काम नहीं गया, ठीक है। बट it shows you the limitations of जुगाड़। ये जुगाड़ से वेस्टर्न वेपनरी नहीं चलता है। एप्पल इकोसिस्टम की तरह है, सब कुछ जब एप्पल है बिल्कुल सही चलता है। बट इट ऑल्सो शोज यू, आई मीन, पर आपको पता है हिंदुस्तान में इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? रूस तो जीतेगा ही यार, सबको पता है रूस को जीतना ही है, बट किस कॉस्ट पे? कितने लोग मरे गए हैं, कितना इक्विपमेंट ये हुआ है। आपका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, रूस का तो पूरा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उसी को प्रोड्यूस करने में जा रहा है। आपका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है इतना सप्लाई करने का, हर रोज लाखों बारूद इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडिया का तो कैपेसिटी नहीं है उतना बारूद प्रोड्यूस करने का। फिर आप बोलोगे देखो हर सुखोई को शूट डाउन, अब तक आपने कोई भी सुखोई बिना शूट डाउन किए आपने देखा है? इसीलिए वो मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, प्लेन्स नहीं भेज रहे। रूसी प्लेन नहीं भेज रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि उनको पता है अगर प्लेन चला गया वो इमीडिएटली शूट डाउन हो जाएगा। आपने देखा था ना पहले 10-15 दिन में कितने सारे रूसी हेलीकॉप्टर और सुखोई, हमारे सुखोई 30 शूट डाउन हुए थे उधर। और एक्सप्लेनेशन क्या है यार? सस्ता है ना, नो प्रॉब्लम। 40 करोड़ में और कौन सा प्लेन मिलेगा तुम्हारे को यार? 40 करोड़ में काम करने के लायक नहीं है। एक ये भी है कि देख लो, आपका मर्सिडीज एस क्लास है, मायबाक है, 4 करोड़ का मिलता है मायबाक, आपका मायबाक है, वो हिंदुस्तान में माई बाप कहते हैं। तो मर्सिडीज माई बाप है और एक साइड में मारुति 800 है। अब अगर रोड एकदम घटिया होगा, जैसे कि कोई पता नहीं क्या, ये झुग्गी झोपड़ी क्या है पास में, खोड़ा, हाँ खोड़ा झुग्गी झोपड़ी में अगर आप उस रास्ते में जाएंगे, हर गड्ढा गड्ढा होगा, आपका माई बाप भी उतना ही तेज जाएगा जितना आपका मारुति 800 जाएगा। पर अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में दिल्ली से आप जयपुर जा रहे हो, उसमें तो मारुति 800 ने शुरू भी नहीं किया होगा, माई बाप एंड तक पहुंच गया होगा। रास्ता भी सही होना चाहिए उसके लिए, हर चीज़ सही होना चाहिए उसके लिए, अदरवाइज वेस्टर्न वेपन्स डू नॉट वर्क। सो यू कांट डू जुगाड़। हम जो अपने जुगाड़ पे अपना ये मुठ मारते हैं, हम जुगाड़ू हैं, देखो ये बॉस ये काम नहीं करता है, अप टू अ पॉइंट काम करता है। आप ये बहुत ही ज़्यादा होशियारी, जुगाड़ और ज़्यादा होशियारी का भी एक ये होता है, टू स्मार्ट बाय हाफ जिसे कहते हैं ना, ये लो लेवल जुगाड़ चलता है, ये हाई लेवल जुगाड़ कभी नहीं चलता है। और तीसरा क्वेश्चन, सॉरी आई ड्रैग्ड दिस ऑन टू लॉन्ग, आपने पूछा था कि ये व्हाई नॉट बाय इट फ्रॉम फ्रांस और स्वीडन। 17% ऑफ द राफाल इज ITAR टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस्ड बाय अमेरिका। 17% अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जो की टेक्नोलॉजी उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, वो आपको नहीं मिलने वाला। ग्रिपिन का ऑलमोस्ट 40% इंजन तो उसका अमेरिकन ही है, जो G414 जो हम खरीद रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये सब बोल रहे हैं हमको क्रिस्टल ब्लेड मिल रहा है, पूरा टेक्नोलॉजी मिल रहा है, बकवास। सब जो न्यूज़ रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं, कोई भी अब तक गवर्नमेंट आदमी उधर से या गवर्नमेंट आदमी इधर से ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार है कि हमको क्रिस्टल ब्लेड मिल रहा है। सब सोर्स पे क्यों निर्भर हैं भाई? मेरे को तो सीधा सीधा अमेरिका में पेंटागन से बोला जा रहा है कि क्रिस्टल ब्लेड आपको नहीं मिलने वाला है, हम नहीं देने वाले। जब सीधे सीधे मैं किसको निर्भर करूंगा? आपके नामालूम अफरात, वो बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया था, सूत्रों के नामालूम सूत्रों को मैं मानने वाला हूं, या जो अमेरिका में सरकार मेरे को बोल रही है। पाकिस्तान में बोलते हैं कि नामालूम जराए। अच्छा, तो वो लोग उनका क्या होगा अब? सो आई वॉन्ट टू सी इट इन राइटिंग। मेरे को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दो जहां बोलेंगे क्रिस्टल ब्लेड आपको ट्रांसफर होगा और इसके एंड में 100% इंजन आपका हिंदुस्तान में। फर्स्टली इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। आप अमेरिका भी खुद का फाइटर देख लो, जो F-35 उनका सुपर स्टेल्थ नया सा एकदम फाइटर है, उसमें भी कम से 20-30% अमेरिका में नहीं बना है।
जितना निर्भर अमेरिका यूरोप अमेरिका पे है या जापान अमेरिका पे है, उतना ही निर्भर अमेरिका उन देशों पे है इकोनॉमिकली फीजिबल वेपन्स बनाने के लिए। आर्थिक F-30 मतलब स्टेल्थ क्या एक्चुअली में कोई चीज़ होती है? हाँ, हम समझते हैं कि बस स्टेल्थ शेप होता है, कि ये शेप हो गया स्टेल्थ। बिकॉज एक बहुत वायरल वीडियो था एक फॉर्मर US एयर फोर्स के पायलट का, जिसमें ही हैड सेड कि मतलब यार ये स्टेल्थ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। I don't agree with that. It's better to use the word signature management. मैं बताता हूँ आपको। जो F-35 है, it is invisible in the X band. It is visible in the S band and the L band. अब S band, L band, X band मैं आपको explain करता हूँ बहुत आसानी से. This is not exact, पर मैं आपको एक किस्म से explain करता हूँ. आपके बर्थडे पे आपने ये पिन्याटा वाला गेम खेला होगा, जहाँ आपको अंधा किया जाता है और फिर एक मूर्ति टानी जाती है और सबको क्रिकेट बैट लेके उसको ऐसे ऐसे करके तोड़ना पड़ता है। तो एल बैंड जो है वो सबसे लॉन्ग रेंज है, जहाँ आप ऐसे करके दूर दूर से मारने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो दूर दूर से पता लगाता है कि कौन कहाँ से आ रहा है करके वो मूर्ति कहाँ पे है। एस बैंड उसका अगला स्टेज है, वो थोड़ा ज़्यादा पास में, यानी कि आपका बैट अब लग गया, अब आपको पता है कि वो कहाँ पे है, आप उसके पास आ गए और अब आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो एक्स बैंड है वो सबसे नाजुक और फाइन बैंड है, वो एक अंधे कलाकार की तरह है। जो अंधे कलाकार जो मूर्तियाँ बनाते हैं, वो आपका मुंह ऐसे 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 पास में छू के बिल्कुल आपकी एक वैसे ही मूर्ति बनाएंगे। एक्स बैंड उसकी तरह है। अब F-35 इज इनविजिबल, रेडार की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल की तो बात अलग है, ऑप्टिकल इंफ्रारेड की भी मैं बात करूँगा। तो एक्स बैंड में वो विजिबल इनविजिबल हो जाता है, पर एस और एल बैंड में दिखाई देता है। एस में थोड़ा मुश्किल से दिखाई देता है, पर दिखाई देता है। एल बैंड में तो दिखाई ही देता है। बट इसमें अब मैं उसको गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो लॉन्ग रेंज रेडार है वो एल बैंड है, तो सब जो ग्राउंड बेस्ड रेडार है वो एल बैंड पे चलता है, या जो प्लेन में वो फाल्कन एवैक्स है वो एल बैंड पे चलता है। जो वेपन टारगेटिंग रेडार है वो कई बार एस बैंड होता है, पर जो एक्स बैंड होता है, क्योंकि वो मिनिएचराइजेशन के लिए ऑप्टिमल है, वो मिसाइल पे जो लगता है रेडार सीकर, वो एक्स बैंड का होता है। अब मैंने एल बैंड पे बैठे हुए देख लिया है कि वो F-35 आ रहा है, फिर मैं बोलता है अरे वो तू उधर है ना जयपुर में, उसको जल्दी से टारगेट कर, वो उधर आ रहा है। तो जयपुर वाला अपना एस बैंड ऑन करेगा, उसको 3-4 मिनट लगेंगे, क्योंकि एस बैंड में उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। वो 3-4 मिनट के लिए ढूंढते रहेगा, भाई देख, जैसे हम कभी कभार जब आप पेड़ में कोई मेरे को कौवा दिखा रहे हो, आप उधर देख उधर देख उधर देख, आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को 2-3 मिनट लगता है, फिर तू बोलेगा वो डाल के ऊपर उधर देख, जहां वो डाल के ऊपर वो जो लाल फूल दिखाई दे रहा है, हाँ उसका थोड़ा सा लेफ्ट ले और फिर उधर दिखाई दे रहा है, वो फिर मेरे को दिख जाता है। इसमें ऑलरेडी 2-3 मिनट निकल गया है, जब तक वो सुपरसोनिक स्पीड पे आ रहा है, तो यानी कि ऑलरेडी उसने उन 2-3 मिनटों में 200-300 मील कवर कर दिया है, तुम्हारे पास ही आ गया है। अब इन 2-3 मिनट में ही उसने तुम्हारी पे मिसाइल फायरिंग करके तुम्हारी लोकल रेडार उड़ा दी है। अगर नहीं उड़ा दी है और तुमने मिसाइल को फायर किया, इस मिसाइल का एक्स बैंड है। एक्स बैंड में आप जितना भी दिखाने की कोशिश करोगे, वो मिसाइल बोलेगा भाई कहाँ है तू, कहाँ है तू। देन देयर इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस। इवन इन एक्स बैंड, इवन इफ यू आर इनविजिबल इन एक्स बैंड, एक डिस्टेंस के बाद तो दिखाई ही देगा। यानी कि कौवा को मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, पर कौवे ने आके मेरे सर पे ठक ठक करके, वो जब ब्रीडिंग सीजन होता है आके मारते हैं ना, अगर वो तब तो मेरे को दिखाई ही देगा। बट यू हैव टू टेक इट इनटू होमिंग बास्केट दैट क्लोज। तो इसी में इतना टाइम चला जाता है, इतना एफर्ट चला जाता है कि तब तक उसने तुम तीनों को देख के टपका दिया, तुम तीनों को, ठीक है ना। इट्स दैट सिंपल। सो यू अंडरस्टैंड हाउ स्टेल्थ इज। यस, सो मतलब स्टेल्थ में ये है कि स्टेल्थ जैसे कि कोई चीज इनविजिबल होगी नहीं होगा, हाँ, बट दे विल सी यू फर्स्ट, एंड जब तक आप उनको देखोगे, आप उनको नोटिस करोगे, तब तक दे विल नॉक यू आउट। अब इसी में बोल रहा हूँ कंपैटिबिलिटी का इश्यू है। इसीलिए अब
एक ही मैन्युफैक्चरर का एल, एस और एक्स बैंड में इतना टाइम लगाया गया है। अगर आप एक रूसी एक्स बैंड खरीदोगे, एक इजरायली एस बैंड खरीदोगे और एक यूरोपियन एल बैंड खरीदोगे, आप ही समझ लो इसके भाषा में कितना, जो 2-3 मिनट का डिले था वो 10-15 मिनट का डिले हो जाएगा। शायद ठीक से भी ना कर पाओ आप, क्योंकि एक ज़माने, अभी तो मैं आपको गूगल लोकेशन, आपने मेरे को लोकेशन भेजा, नहीं तो फिर पुराने ज़माने में क्या होता था, आपको मेरे को फ़ोन पे डायरेक्ट करना पड़ता था। अबे इधर आया, वो विजय सेल्स का दुकान दिखाई दिया, अब इधर लेफ़्ट ले। अब मैं किस साइड से आ रहा हूँ आपको कैसे पता? विजय सेल्स एक लेफ़्ट में एक राइट में है, तो आपने जहाँ लेफ़्ट मुड़ने को बोला मैंने एक्चुअली राइट ले लिया। तो ये सब भी होता है। बालाकोट के टाइम पे हुआ था ना ये? हुआ था, इसीलिए आपने precious human lives were lost. You did not allow a proper integration of the missile with the plane. Because that plane is also used for nuclear bombardment. So you did not want them accessing certain things. So you did not allow proper integration. तो वो मिसाइल जिसको इस्तेमाल करना था, जिसका 2-वे फीड था, वो आपने नहीं किया, आपको बैकअप इस्तेमाल करना पड़ा जिसमें 2-वे फीड नहीं था। फिर आपने गौर नहीं किया उसके बाद दिन क्या होने वाला है, एंड पीपल वेर शॉट डाउन। आपका फिर कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम था कि जब आपने अलार्म रेज किया, वो हेलीकॉप्टर, उसको पता ही नहीं चला कि, लोकल को पता नहीं चला ये हमारा हेलीकॉप्टर है या उनका हेलीकॉप्टर, शूट डाउन हुआ। अब स्टेल्थ में मैंने बस रेडार की बात की, अब ऑप्टिकल की बात करते हैं। ऑप्टिकल में अगर आप F-22 और जो YF-23 था, जो F-22 का कंपेटिटर था, द सेकेंड वे ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स इन द एयर इज हीट सिग्नेचर। क्योंकि हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड में इमीडिएटली दिखाई देता है, वो हज़ारों किलोमीटर से दिखाई दे सकता है अगर आपके पास अच्छा सेंसर हो तो। अब उसमें क्या होता है कि बेसिकली अ सर्कल इज ऑफ अ सर्टन, दिस थिंग इज मोर देन द स्क्वायर ऑफ द सेम पेरिफेरी, यानी कि जिसमें मैं चकोर बना सकता हूँ, सर्कल उससे बड़ा होगा। पाई आर, वो पाई का फॉर्मूला आ जाता है ना, तो वो ज़्यादा बड़ा बन जाता है उसी इसका ये। तो अमेरिकन्स ने वो एग्जॉस्ट उन दोनों प्लेन में चकोर करके रखा था, ताकि उसी एनर्जी यूसेज के लिए there was greater surface area coming out and therefore much greater cooling. YF-23 में तो इतना भी था कि हीट, वो जो एग्जॉस्ट निकल रहा था उसका कम से कम 4-5 फुट हीट एब्लेटिंग टाइल्स रखे थे, ताकि वो हीट खींच ले एग्जॉस्ट में से, ताकि दिखाई ना दे। F-35 में वो नहीं है, पीछे बड़ा सा इंजन है, उसमें से बड़ा सा एग्जॉस्ट निकलता है जो कोई भी उसको डिटेक्ट कर सकता है, बट उसका जो खुद का जो ऑप्टिकल डिटेक्शन है उसकी तरह और कुछ भी नहीं है। हमारे प्लेन्स में, वो रूसी प्लेन और फ्रेंच प्लेन में, आगे वो आपको कॉकपिट के आगे वो गोल सा दिखाई देगा, वो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है। उसमें आपको 100 ऑप्टिमली कॉम्बैट सिचुएशन में 60-70 किलोमीटर्स तक दिखाई देगा। ये जो अमेरिकन वाला है वो 360 डिग्रीज है, हमारे वाले में बस आगे का 60 डिग्रीज दिखाई देता है मैक्सिमम, उधर 360 डिग्रीज आपको दिखाई देगा, आपके नीचे भी क्या है दिखाई देगा। तो किसी ने आपको, आप पे मिसाइल फेरा है, उसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया, आपके पीछे से उसने डिटेक्ट करके आपको बता दिया है कि ये मिसाइल आ रहा है, तो इवेजिव मूव कर ले। वो हर जगह देख सकता है कि कौन उड़ रहा है, उसको रेडार के साथ मैच करेगा और बताएगा कि कौन सा हमारा है, कौन सा नहीं है, कौन सा स्टेल्थ है, फ्रेंड एंड फो, बट ऑल्सो सिचुएशनल अवेयरनेस। यस। अब can it be detected by infrared? Yes, but it has detected you first. उसने आपको, एक वीडियो है जो मैंने कई साल पहले ट्वीट किया था, F-35 मैरीलैंड, यानी कि वॉशिंगटन के पास, वॉशिंगटन DC के पास है मैरीलैंड, उधर से टेक ऑफ किया था और उसने एक रॉकेट लॉन्च को पकड़ा 3000 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा में। उसका जो इंफ्रारेड सेंसर था साफ साफ दिखाई दे रहा था, ये फाल्कन 9 रॉकेट ऊपर जा रहा है। 3000 किलोमीटर और 90 किलोमीटर का क्या फर्क है, आप देख लीजिए। तो आप उसको इंफ्रारेड पे डिटेक्ट कर पाओगे, यस, पर उससे ही पहले उसने आपको डिटेक्ट कर लिया होगा, और अगर उसने आपको पहले डिटेक्ट कर लिया है, आप पहले मरे, राइट? तो स्टेल्थ इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल रिलेटिव। हु सीज हु फर्स्ट, हु इज हिडन फॉर द लॉन्गेस्ट। आप हमेशा इनविजिबल नहीं रह सकते, दिखाई देंगे, पर आर यू इनविजिबल लॉन्ग इनफ जब तक आपने सबको टपका नहीं दिया है? यस।
MQ-9 रीपर, इसकी बहुत बात हो रही है। हमने कुछ लीज पे भी लिया हुआ था एंड हम अब आर्म्ड वर्जन के लिए ये हो रहा है कि अभी मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, तो हम वहाँ से एक आर्म्ड वर्जन भी लेंगे उसका। हम सुनते हैं दुनिया में उससे बेहतर कोई ड्रोन नहीं है, बट टर्की इज़ फास्ट कैचिंग अप। टर्की बहुत अच्छे ड्रोन्स बना रहा है और हमने अभी अजरबैजान में देखा भी, इट वाज यूज्ड। और डू यू थिंक कि हम रुस्तम ड्रोन बना रहे थे, समथिंग लाइक दैट? कुछ नहीं हुआ। हाँ, सो मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी आर्म ड्रोन्स बना करके ऑपरेट कर रही हैं। बराक इज देयर ड्रोन, और टर्की का ड्रोन चल रहा है एंड दे आर नॉट सेलिंग देयर ड्रोन्स। सो द पाकिस्तानी ड्रोन वाज अ कॉपी ऑफ एन इटालियन ड्रोन, बट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स दिस, टर्की को जिस साल हमने अपना ड्रोन खरीदा, टर्की ने उसके 2-3 साल बाद ही अपने ड्रोन खरीदे। हमने सबसे ज़्यादा वो इजरायली ड्रोन हेरन खरीदे थे, 66 टोटल में। टर्की ने बस 10 खरीदा। वो 10 खरीद के उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना पूरा, अब वो ड्रोन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट उन्हीं का हो रहा है। हमने 66 खरीदने के बावजूद हम एक भी ड्रोन अपना ऑपरेशनल नहीं कर पाए। क्यों? अब बोलेंगे वेपन्स लॉबी। हमारा DRDO बहुत अच्छा है सर, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो वेपन्स लॉबी है ना। आप जैसे लॉकहीड मार्टिन के दलाल हो, या अभिजीत अय्यर मित्रा मोटा गंजा सामलैंगिक लॉकहीड मार्टिन का दलाल, बोइंग का वामपंथी टट्टा, इसी ने DRDO को रोक रखा है इसमें। भाई तेरे को पता है ना, DRDO में बाबू ही भरे पड़े हैं, साइंटिफिक बाबू। जब बाबू देश नहीं चला सकते, वो साइंस कैसे चला पाएंगे? जब सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होगा, और ये आपका जो साइंटिफिक एडवाइज़र था गवर्नमेंट पे, पहला साइंटिफिक एडवाइज़र है जिसका एक भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ है। PM का साइंटिफिक एडवाइज़र है, 100% विफलता रेट, और बने पड़े हैं PM के साइंटिफिक एडवाइज़र। देख लो, ये बाबू नहीं है तो और क्या है? ये साइंटिस्ट तो मैंने कभी नहीं देखा है कि इतना प्रमोशन मिलेगा। अगर आप 100% विफलता रेशियो रखते हो तो आपको किसने भाई साइंटिफिक एडवाइज़र बनाया है? तो अब ये हमारे मूर्खता के वजह से नहीं हुआ है। इजरायलियों ने भी वेपनाइज बहुत ही पहले वेपनाइज करके रख दिया था, पर वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं करते हैं कि अभी तक You will not be able to see an Israeli drone with a weapons pylon. पब्लिक पिक्चर कभी नहीं दिखाई देगा। उन्होंने सबसे पहले ड्रोन्स को वेपनाइज किया था, पर उन्होंने कभी अभी तक फोटो नहीं रिलीज किया है उनके वेपनाइज ड्रोन्स का। इट वाज एन ऑफर टू इंडिया, पर हमने हेरन का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है, उसका भी हमने टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बोल रहे थे ना, जब हमने एरो मिसाइल नहीं खरीदा था, पर उसका जो पाइन ट्री रेडार या ऐसे कुछ खरीदा था, उसका हम सोर्ड फिश बनाएंगे, और उसके गैलियम आर्सेनाइड चिप्स के वजह से हम खुद अपना रेडार बनाएंगे। अभी वो खरीदे 20 साल हो गए हैं। जो फाल्कन रेडार के जो एजा टेक्नोलॉजी था वो मिलना था, अभी तक आपने एजा नहीं बनाया, और इसके लिए फिर से एक इजरायली रेडार खरीद के रखा है तेजस के लिए। आपने एक और नया एल्टा का खरीद के रखा है आपने उधर से। तो ये टेक्नोलॉजी बोलना ना, हम रिवर्स इंजीनियर करने वाले हैं, हमको टेक्नोलॉजी मिल गया है, ये मैं अब इतनी बार सुन चुका हूँ। उससे मधुर मेरा पाद है। आप मेरा पाद सुन लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। ये DRDO के इंडिजनाइजेशन, मेक इन इंडिया, विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान से बेहतर मेरा पाद है। आप आके मेरे पाद सुन लीजिए, मुफ्त का मिल जाएगा मेरा पाद। आपको चाहिए तो अगर आप पैसा देंगे, मैं कोक का कैन में भर के उसको कैन भर के भेज दूँगा आपके घर, वही सुन लीजिए। वो ये सब मेक इन इंडिया कॉन्फ्रेंस से बेहतर मेरा पाद सूंघना है, ठीक है ना? बहुत मधुर गुलाब, केवड़ा, रजनीगंधा का सुगंधित पाद है। तो इसमें क्या है कि ये होता है, टर्की हैज़ मेड आर्म ड्रोन्स, पर आप देखिए रूसियों ने कैसे उन आर्म ड्रोन्स को टपकाया है। आप देख लीजिए, इजराइल का जो फिलॉसफी है या अमेरिका का जो फिलॉसफी है, वो एयर डोमिनेंस का फिलॉसफी है। 24 घंटे के अंदर दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ तक नहीं हो सकता है। 24 घंटे के अंदर आपने देखा था। अरे, और ये नया नहीं है, 67 वॉर में, 73 वॉर में 24 घंटे के अंदर मिस्री एयरफोर्स को, सीरियन एयरफोर्स को, जॉर्डेनियन एयरफोर्स को बर्बाद करके रख दिया था कि वो आ ही नहीं पा रहे थे, उनके प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो पा रहे थे। 6 डे वॉर 6 डे में खत्म हो गया। 6 डे में खत्म हो गया।
और 6 डे में कितना सारा इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ा उस वॉर की वजह से। ठीक है, अमेरिका भी जब जाता है 24 घंटे के अंदर दुश्मन का एयरफोर्स बर्बाद करके रख देता है। एंड इट इज नॉट एयर डोमिनेंस बस उनके एयरक्राफ्ट का नहीं है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिफेंस सप्रेशन, यानी कि उनके एंटी एयरक्राफ्ट चीज़ों को निकालना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वियतनाम में उनके सैकड़ों प्लेन्स उड़ाए गए थे, पर उन्होंने उस गलती से सीखा। हम इतने सैकड़ों प्लेन्स लूज नहीं कर सकते। तो वियतनाम के विथड्रॉल के 10 साल बाद उन्होंने इराक पे हमला किया। 79 में विथड्रॉल हुआ था ना, कब वियतनाम से विथड्रॉल हुआ? 79। तो 11 साल के अंदर it went from a loss ratio of several hundred planes to 17 planes only being shot down over Iraq. Just 17, 17, 60 नहीं 17, 17 प्लेन, सॉरी 70 नहीं 17 प्लेन शूट डाउन हुए थे। 11 साल में उन्होंने वो गलतियों से गलती माना, गलतियों को अपनाया और फिर गलतियों को ठीक किया। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम वो बंदे हैं जो लिफ्ट में पाद मारते हैं और बोलते हैं ए राकेश तूने मारा ना साले। खुद हम कुछ भी, आपने कितने लोग देखे हैं कि देखो हिंदुस्तान बहुत गंदा है, पब्लिक हाइजीन नहीं है, पर हमारा घर बहुत साफ है। आप उनके घर में जाके देखोगे वो भी उतना ही गंदा है, उनके शौच से भी वो शौच का बू आता है, पर बोलते हैं नहीं पर्सनल हाइजीन इज वेरी हाई। हाउ मेनी पीपल डू यू एंड आई नो वैभव जो डिओड्रेंट तक नहीं इस्तेमाल करते? यू नो आई नो पीपल जो स्प्रे डिओड्रेंट अपने कपड़े पे लगाते हैं, अपने चमड़े पे नहीं लगाते हैं। yes. ऐसे महाप्रभु हमारे देश में घूमते हैं, तो कैसे? और एंड इट इज सरप्राइजिंग बिकॉज हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट लुकिंग विद इन योर सेल्फ एंड करेक्टिंग। पहले खुद को करेक्ट करो, उसके बाद दुनिया को ये करो। ना कि चित्त और शरीर, इस पे भी बहुत सारी गालियां पड़ने वाली हैं। चित्त और शरीर दोनों सच होने चाहिए, जो दोनों सच होने चाहिए। So we don't have that, and it is there throughout our philosophy. So this is why I'm telling you, we are not a Hindu country. We are a Muslim or a Christian country because हमारे में हिंदू का बस मुंह से जप निकलता है। आप ही बताइए, सब लोग बोलते हैं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। Do any one of them even understand the words that they're reciting? No. Aigiri Nandini, you recite the Durga Stotram or you recite the Shiva Mahastotram. Do you know what attribute of the god is being talked about when you recite it? No. Not at all. So there you go. So we are unable to internalize these things. So these drones, the Predator also तब काम करेगा जब आपका absolute air dominance हो। अगर आप यूक्रेन की तरह स्थिति में हो, और हमको पता चल गया है कि बालाकोट के बाद कि ना ही तो चीन के साथ ना ही तो पाकिस्तान के साथ हमारा एयर डोमिनेंस होने वाला है, एयर स्पेस हमेशा कंटेस्टेड होने वाला है। उनके फाइटर्स आके हम पे हमला करेंगे, हमारे फाइटर्स शूट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, उनके ज़्यादा होंगे, पर जिस किस्म से इजराइल और अमेरिका एयर डोमिनेंस कर सकते हैं हम कर नहीं पा रहे हैं। रूसी ही खुद नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ S-400 भी तो हम ले रहे थे ना। हाँ, सो अब अगर S-400 आ जाता है, और S-400 राफाल के साथ काम नहीं कर सकता है। नहीं, हाई लाइकलीहुड कि S-400 विल शूट डाउन योर ओन राफाल। यस, यही मैं बात करने जा रहा था कि हम S-400 ला रहे हैं, इट्स अ रशियन प्लेटफॉर्म। यस, ठीक है। अब राफेल है, वो एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। There will be problem. They can technically, but the Russians will not allow you to let it communicate with the Rafale, and the Rafale will not let you. They will say, "Boss, this is like making intercommunication possible between a Pakistani plane and an Indian plane." Yes. They'll be like, "यार, तू मेरे सबसे बड़े दुश्मन के वेपन सिस्टम के साथ तू बोल रहा है मैं अपने आप को कंपैटिबल करूं, तो क्या पागल हो गया है?" This is like Congress and BJP forming an electoral alliance together. So अगर ये तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे नहीं। देखो, SP और कांग्रेस का हो सकता है, पर SP और भाजपा के साथ नहीं हो सकता है, और कांग्रेस और भाजपा का नहीं हो सकता है। आप बोल रहे हो कांग्रेस और भाजपा इलेक्टोरल अलायंस कर लो। ऐसे पता नहीं कौन सा चमन
क्या है जिसने आपको खुद को डिटरमिन कर लिया सरकार में या साइंटिफिक एडवाइजर ने कि राफाल हमारे को S-400 के साथ रूसी भी अलाउ करेंगे और फ्रेंच भी अलाउ करेंगे। इसी वजह से आप देख लो मेरा सब बाल गिर गया है इन्हीं जैसे से डील करके। तो इस पे एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हम लॉन्ग रेंज के लिए हम S-400 यूज़ करने जा रहे हैं फॉर एयर डिफेंस। शॉर्ट रेंज के लिए हम बराक यूज़ करते हैं एंड मीडियम रेंज के लिए हम कुछ तीसरा ही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। सो अगर हम और इसमें शोरैड भी आ रहा है, वो क्या वी शोरैड, वो वेरी वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी वेरी शॉर्ट। आप अपनी मतलब हम इतने पास तक आने देंगे उनको, लाइक वी हैव कंफर्म्ड, वी आर क्रिएटिंग, हम ज़्यादा करके खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देख लो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गूगल डेविड स्लिंग मिसाइल। इट्स एन इजरायली मिसाइल विच ओवरकम्स अ लॉट ऑफ द स्टेल्थ प्रॉब्लम्स। जब हम F-35 की बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था वो एक्स बैंड और इंफ्रारेड का प्रॉब्लम है। इसमें ट्रिपल सीकर है, इमेज सीकर है, इंफ्रारेड सीकर है और रेडार है। ठीक है, तीनों ही आपका एक मिसाइल में आया जा रहा है। बहुत लॉन्ग रेंज का है, बूस्टर के साथ और भी लॉन्गर रेंज हो जाता है। आपने अगर वो एक मिसाइल खरीदा होता, you focus down and just say we are going to have just one missile. Long range, short range दोनों एक में आ जाता, इंफ्रारेड, इमेज एंड रेडार सब एक में आ जाता, बूस्टर के साथ ग्राउंड बेस्ड होता, बिना बूस्टर के ग्राउंड बेस्ड शॉर्ट रेंज होता, बूस्टर के साथ अगर छोटा बूस्टर होता मीडियम रेंज होता, लॉन्ग बूस्टर के साथ लॉन्ग रेंज होता, एयर टू एयर में ऑटोमेटिकली दोनों शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज भी कर सकता है, लॉन्ग रेंज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेंज एल्टीट्यूड रीच करने में लग जाता है। उतने वेट को 10 किलोमीटर ऊपर निकालने में ही 90% ये फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है। इट वुड हैव बीन द परफेक्ट वन स्टॉप सोल्यूशन विच यू, जो आप हर प्लेन में इंट्रोड्यूस कर सकते। आपका ग्राउंड और एयर और शिप का सब कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता। पर हम तो हैं ही चमन डैश 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 देश। हमको ये पता है, जो हम तो विश्व गुरु हैं ना, हमको सब कुछ पता है। अरे सर, आपको पता नहीं है कोल्ड वॉर अमेरिका ने नहीं जीता था, हिंदुस्तान नहीं जीता था, पता है आपको? पता है आपको? रॉ ने किया था, किसी को नहीं पता है। वो CIA कुछ नहीं कर पाया था। वो इंदिरा गांधी ने रॉ को ये किया, फिर राजीव गांधी ने किया, और उन्होंने जाके गर्बचेव को मारा और फिर हम जीत गए। सर आपको पता है? नहीं पता ना? पाब्लो एस्कोबार को किसने मारा? अरे हम नहीं मारा था, आपको पता नहीं है सर। पाब्लो अरे वो कैनेडी को भी हम नहीं मारा था। हम विश्व गुरु हैं, आप कुछ नहीं जानते। हम नहीं मारा था। अरे मोदी तो भगवान के समान है, वो ऐसे विंक करते हैं, लोग मर जाते हैं। आपको पता है? नहीं पता है आपको? B-2, अरे B-2 मेरे पापा ने बनाया था, B-2 बॉम्बर। वो साला नॉर्थरॉप ग्रमन का वो चूतिया आके मेरे पापा को बोलता था, अरे साहब आप ये हो वो हो, और फिर जब वो सो रहे थे उन्होंने उनको केला खिला के, केले में नशा का दवाई देके, वो सब ब्लूप्रिंट मेरे पापा के इधर से निकला था। पता है आपको? अरे ये F-35 जो है, मेरी जो कमला दीदी है जो मेरा घर साफ करती है, उसके पति ने बनाया था। पता है आपको? उसको वो आर्म्स लॉबी वाले ने आके उसको उसके घर में आके, बेचारी वो मासूम सी है। आर्म्स लॉबी जिसकी दलाली अभिजीत करता है। हाँ, जिसका मैं दलाली करता हूँ। आपको कुछ नहीं पता है सर? हाँ, तो बट ऑनेस्टली हाउ मच डू यू चार्ज फ्रॉम लॉकहीड? सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। भाई, अगर किसी को लॉकहीड मार्टिन में कुछ पता है, प्लीज़ मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। मेरे को अगली बार देखो, मेरा मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है। अभी मैं 45 हूँ, 50 होने वाला हूँ। 50 की एज पे मैं या तो रोल्स रॉयस खरीदना चाहता हूँ या तो फेरारी खरीदना चाहता हूँ। कोई भी अगर लॉकहीड मार्टिन में से देख रहा हो, या कोई भी, मैं वैसे आई एम ओपन टू वर्किंग फॉर एनीबॉडी। लॉकहीड मार्टिन या बोइंग के साथ कोई कॉन्टैक्ट हो, या दासो के साथ कोई कॉन्टैक्ट हो, राफाल की मैंने बेहतर डिफेंस की जितना कि सरकार ने किया। एक फूटी कौड़ी नहीं दिया फ्रेंच हरामजादों ने मेरे को। ठीक है, तो ये लॉकहीड मार्टिन का भी मेरे को ना कॉन्ट्रैक्ट दिला दो भाई। आई मीन मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं जाके अपने खाने के लिए भवती भिक्षांदेही फ्रूगल इंडियन, तो प्लीज़ मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। F-21 कहते हैं ना कि सेम वाइन इन द न्यू बॉटल, ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि यार पाकिस्तान के पास F-16 है, आप सेम F-16 को आप F-21 बोल करके इंडिया को बेचना चाह रहे हो। जी। हाउ मच डू यू अग्री विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल?
बिकॉज अगर आप एवियोनिक्स चेंज कर देते हो, रडार चेंज कर देते हो, जब आप सब कुछ, तो सिर्फ बॉडी सेम रहने से तो एयरक्राफ्ट सेम नहीं होता ना जी. अब सी आई agree with this 10-15, actually I agree with this 50% and I disagree with it 50%, पर उस 50% में बहुत shades of grey है. मैं बताता हूँ क्यों. अगर आप देखेंगे जो 1979 में पहला F-16 आया था और जो आखिरी F-16 वेरिएंट है जो F-21 है, there has been more development of that one platform than there was from World War I to the F-16. There has been more technological change under the skin of the F-16 than has been from not World War I, say World War II to F-16. तो जो अंडर द स्किन, ये जो मैं 80s डिजिटाइजेशन और 90s इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये है, जो पूरा का पूरा ये हुआ है, काइनेटिक्स में नहीं हुआ है. काइनेटिक्स में थोड़ा ही इंप्रूवमेंट हुआ है, पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो इतना चमत्कारीन इम्प्रूवमेंट्स है, इट इज़ नॉट फनी. सो अर्ली 2000 विंटेज पाकिस्तानी अपग्रेडेड F-16, क्योंकि उनके सब वो 1980s में आए थे, पर पूरा का पूरा 1998-1999 स्टैंडर्ड तक का अपग्रेड हुआ है, ब्लॉक 40 या ब्लॉक 50. ये जो हमारे को मिल रहा है ये 2015-2016 की टेक्नोलॉजी. अब आप ही देख लीजिए 1998 में आपके मोबाइल फ़ोन कैसे थे और 2015 में. इसी अ मोबाइल फ़ोन इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड गेज. आई वॉन्ट यू ऑल टू गूगल 1998 में मोबाइल फ़ोन कैसे दिखता था और क्या फीचर्स थे, और 2015 में कैसे दिखता था और क्या फीचर्स थे. दोनों एक ही किस्म, दोनों चकोर लगते हैं. F-16 की 1979 F-16 looks like a 2020 F-16. बट इट हैज़ चेंज्ड इनॉर्मसली. ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वर्ल्ड वॉर II के प्रोपेलर एयरक्राफ्ट और 1979 के सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा फ़र्क है अर्ली प्रोडक्शन F-16 और लेट प्रोडक्शन F-16 में. बट हमने क्या बात की थी, वो 820 रुपये बुलेट और 10 पैसे का बुलेट के बारे में. फॉर दैट टू वर्क टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी बाकी सब होना चाहिए. You can't have a fantastic F-16 which cannot talk to your S-400, जो आपके S-400 ही उसको टपका देगा. ठीक है. You cannot send your F-16, बिल्कुल अगर आप उसको निशाना सही दोगे, बिल्कुल उस निशाने पे जाके तीर मारेगा. पर वो निशाना को पहचानना चाहिए. आपका इंटेलिजेंस होना चाहिए कि वो निशाना है कहाँ. आपका वो डायरेक्ट फीड होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन के 2 मिनट के अंदर अंदर उस सैटेलाइट ने आपको टास्क दिया है, उसको जाके टपकाओ. टपकाने के बाद आपका रिकॉनेसेंस सैटेलाइट ये होना चाहिए कि ये नहीं कि बारिश पड़ रहा था, बादल थे, हम कुछ नहीं कर पाए. उसका वेरिफिकेशन इसको दिया है. ये सब होना चाहिए. एवरीथिंग हैज़ टू बी इंटरकम्पैटिबल, एवरीथिंग हैज़ टू वर्क विद इन सेकेंड्स. सो जो F-21 हमको ऑफ़र किया जा रहा है, इट इज़ जेन्युइनली, वो पाकिस्तान के छर्रे उड़ा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से वो उनके छर्रे उड़ाए? कतई नहीं. 100% गारंटी नहीं. वी विल यूज इट द वे द यूक्रेनियंस आर वेस्टिंग वेस्टर्न स्मार्ट एम्यूनिशन. सो इट डिपेंड्स ऑन सो मच एल्स. इसीलिए that is the whole, when I say intercompatibility and intercommunication and all of that, मैं क्या बोल रहा हूँ? That is the essence of Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunattu Sahaviryam Karavavahi Tejasvinavati Tamastumat. What is the meaning of that? Let us all work together. Let us play together. Let us do everything together so we all grow together. They don't want to do that. हर एक बंदा कुछ ना कुछ बाकी किए जा रहा है. Then how are you going to have Sahana Bhavatu Sahana Bhunattu? तो हाउ आर वी गोइंग टू टेक, मतलब फिर जो चाइनीज रॉकेट फोर्स है और जो चाइनीज प्लेटफॉर्म, अच्छा चाइनीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट टेस्टेड येट because they are not, and a lot of them are absolute rubbish. See, some of them work. So for example, the Pakistanis, they had no faith in the Chinese anti-ship missile. और उन्होंने फिर बोला था कि आपने बोला है हमको इसका रेंज 140 किलोमीटर है, हम पूरा 140 किलोमीटर तक इसको टेस्ट करेंगे. चाइनीज़ अपने पैंट पे शौच कर दिया. हमने बोल रखा था 140 किलोमीटर टेस्ट में तो कुछ और ही निकलेगा. उन्होंने टेस्ट किया था. ये पाकिस्तानी नेवी कॉमोडोर हु इज इन चार्ज ऑफ द टेस्टिंग टोल्ड मी दिस इन दुबई.
ठीक 140 किलोमीटर्स पे जाके बिल्कुल टारगेट पे जाके टपका. He told me, I still remember the look on the Chinese engineers' faces, their eyes lit up. Like, hi, हमने जो बोला उसने कर दिया है. उनको खुद इतनी हैरानी थी. Then they did it twice more. Both times it hit. And the Chinese were stunned. The next day, not the next day, the next week or the next month, I forget, जब official proposal दिया गया from China to Pakistan, जो कोटेड प्राइस उन्होंने उस हफ्ते के पहले दिया था उससे 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया. 20% नहीं, 20 गुना प्राइस बढ़ा दिया उसका. ठीक है. So, and you remember how Hezbollah used it to not destroy, but poke a hole in a Israeli stealth frigate during the 2006. It was the same missile. Yes. So we know it works, and that is why I told you stealth is not an absolute. Stealth is a relative. It's all about signature I prefer signature management. Stealth ka, there was it's not an actual acronym, पर उसका एक concocted acronym है stealth. Strategic, evasion and the ability to hide. STEALTH. It's not an actual acronym, but it's a lovely way of remembering what it stands for. So I prefer to use signature management, क्योंकि उस signature में भी अगर आप देखोगे जो रेडार है, आपको रेडार का नोज कोन ऐसे दिखाई देता है. इसके अंदर रेडार है जो अंदर और अगर एजा है मूवमेंट ही नहीं करता है, वो बीम स्टीयरिंग होता है. आप इसको ऐसे एक एरोडायनामिक बॉडी देख रहे हो. But as far as the plane is concerned, this is a transparent material. It does not exist. As far as another person's radar is there, it does not exist. They can actually see, और वो जो देखेंगे वो एकदम flat ये होगा. इसको stealth बनाने में क्या है? You are making a frequency selective material. यानी कि जो आपके आँख को दिखाई दे रहा है वही उसके रेडार को दिखाई देगा, पर आपके रेडार के लिए ये ना के ना बराबर है. ये बिल्कुल सी थ्रू कर सकता है इसके. तो stealth has many aspects to it. So, sorry, getting back to the question. What was the question? I lost my train of thought. नहीं, आप वही बता रहे थे कि जो stealth जो है ऐसा कोई चीज़ नहीं है. तो जो चाइनीज़ ने जो टेक्नोलॉजी, Chinese, they do very stupid things. You can tell just from the design. Their engines are crap. To this day they have not been able to perfect an engine. इसीलिए पाकिस्तान ही उनका इंजन JF-17 के लिए नहीं चाहता है. उन्होंने they insisted on रूसी इंजन. अब रूसी इंजन चीनी इंजन से अभी भी बेहतर हैं. अभी भी they are better. The Chinese have not got their engine game together. They have tried very hard. 5th generation जेट बना रहे हैं वो. अरे 5th ये ना, ये 5th जनरेशन, ये वो पाकिस्तान में वो मून पे जाने वाला था ना, उसने साइकिल पे अपना वो प्लेन लगा के रखा था, उसकी तरह है ये ना. मैं मानता सी द चाइनीज आर वेरी गुड एट सर्टेन थिंग्स बट दे आर नॉट वेरी गुड एट सर्टेन अदर थिंग्स. देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के 2 पार्ट हैं, हाउ एंड व्हाई. द हाउ इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज से हो जाता है, पर जो व्हाई है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, उसके समझ के बगैर आप इसको ठीक से नहीं कर सकते हैं. तो वो बहुत सारा छोटा मोटा टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं, पर उसको कैसे इंटीग्रेट करना वो इनके काम की बात नहीं है. But one day they will be able to, right? Not really. Not really, because it's a arithmetic problem. Population of the West and population of China is roughly the same. 1.1 अरब 1 अरब 10 करोड़, 1 अरब 40 करोड़. ठीक है. पर इनका 35 lakhs पर साल का इनकम है. आपका 1/4 से भी कम है उसका. 8 लाख का है. After all the great economic leap. तो जो बंदा 8 लाख में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, वो 35 लाख में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकता है ना. ज़्यादा बच्चों को भी पढ़ा सकता है. उसी 8 लाख का ये 4 बच्चे पढ़ा लेगा, ये बस 1 बच्चा पढ़ा पाएगा. या वो 1 बच्चे को 30 लाख का एजुकेशन दे सकता है, ये बस 1 बच्चे को 7 लाख का एजुकेशन दे सकता है. सो सी, दीज आर एक्चुअल फोर्सेस. पीपल डोंट थिंक दीज आर रियल. उन्होंने ना टीवी देख के, जैसे मेरी कमला दीदी ने जैसे F-35 उनके पुरुष ने F-35 के प्लान्स बना के रखे थे, वो समझ में उनको लगता है कि हर चीज़ बस बेसमेंट में हो जाता है. एक साइंटिस्ट, मैड साइंटिस्ट ने, दीज आर सच कॉम्प्लेक्स थिंग्स.
यू नो जो रेवोल्यूशनरी चेंज होता है वो हर कंपोनेंट में 0.1% चेंज होता है, पर इतने हजारों आइटम हैं उसमें जिसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो हर चीज़ में 0.1% एड्स अप टू फुल 50% इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। टर्की ने S-400 लिया तो अमेरिका ने उसको F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया। तो आपको क्यों लगता है वो आपको F-35 देंगे? एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल था यार। ये ना मेरे को ये डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट से ये बहुत गुस्सा आता है। उनको पता है कि कुछ सरासर झूठ है, सबके सब कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं ऑनेस्टली मैं एक बात बताता हूँ, उसमें डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की सब प्रॉब्लम इंडिया में ये है, एक तो उनको खबरें बहुत मिलती नहीं है, बिकॉज एक बहुत इंडिया जो है वो मतलब अमेरिकन डिफेंस की मिनिस्ट्री की तरह, पेंटागन की तरह नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे हर चीज को छुपा के रखना है, हर चीज क्लासिफाइड है, हर चीज टॉप सीक्रेट है, और वो कुछ भी नहीं होगा क्लासिफाइड, कुछ भी नहीं होगा। और उसने बस क्या वो यहाँ नहीं पब्लिश होता, यहाँ के जर्नलिस्ट को नहीं देते, वो सीधा वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश होता है, वो सीधा उनको मिल जाता है, वो हमारे वालों को नहीं देते ये। तो हमारे ना 90% देखिए, तो जो हमारे 90% खबरें फेक होती हैं, मतलब वो तो विश्वगुरु भारत, यार उनको नौकरी, उनको मेक इन इंडिया जो सरकार मेक इन इंडिया के साथ करते हैं, वो हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज के साथ करते हैं। हाँ, सब हवाबाजी है। उनको नौकरी करनी है ना, उनको खबरें तो देनी है, दे हैव टू जस्टिफाई देयर जॉब। प्राइवेट में सभी बोल रहे हैं मेरे को, हाँ पता है हमको कि क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है, तो भाई तू क्यों ऐसे पीस अपना लिख रहा है कि आ रहा है? अरे यार मजबूरी है, करना पड़ता है, ठीक है करो। और इन पे हिट्स ज्यादा मिलते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स, वो और खबरें भी ऐसी होती है ना, आ रहा है महाविनाशक। अगर आपने एक कमेंट पढ़ा ट्विटर में, वैभव यू आर लाइक, आप विष्णु के 10वें अवतार हो, आप कल की अवतार हो, आप जो भी बोलते हो वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् उसकी तरह है। जब भी मैं आपकी वॉइस सुनता हूँ मेरे को वो महाभारत वाली यदा यदा ही धर्मस्य वही सुनाई देता है, संभवामि युगे युगे सुनाई देता है। और आप समझो कि देख ये बंदा मेरे को समझता है, ये कितना स्मार्ट है, तो आपको भी लगता है वो स्मार्ट है, और क्योंकि वो आपको समझ पा रहा है, और उसको लगता है कि आप स्मार्ट। अब वही बंदा आकर अगर बोलेगा, अबे वैभव तू या इंसान है या कुत्ता है, तेरे से बेहतर तो मेरा कुत्ता भौंकता है, लैब्राडोर रॉटवाइलर की बात छोड़, मेरे दोनों लैब्राडोर रॉटवाइलर तेरे से बेहतर है, तो बोलेगा ये कैसा CHUTIYA आ गया है मेरे प्रोग्राम पे, भगाओ इसको। उसको लगेगा कि आप CHUT हो, आपको लगेगा कि वो CHUT है, ठीक है ना। हिंदुस्तानियों को कोई भी ये ट्रूथ बॉम्ब होता है ना, सच्चाई बहुत कड़वा होता है, इसीलिए ज्यादा लोगों को करेला अच्छा नहीं लगता है। जिन लोगों को करेला अच्छा लगता होगा, जबकि करेला इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी। मी टू, करेला इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट वेजिटेबल। अगर आप भिंडी और करेला का चॉइस दोगा, या आलू या करेला का चॉइस होगा, मैं हर रोज करेला चुनूंगा, ठीक है। तो जिन लोगों को करेला अच्छा लगता है, आलू सभी को अच्छा लगता है, अभी तक मैंने एक बंदा नहीं पाया है, उनका आइडिया ऑफ सब्जी, उनको कोई भी, उनको ना ही तो पालक खाना है, ना ही तो कटहल खानी है, ना ही तो मशरूम खाना है, ना ही तो ये करेला तो स्पेशली नहीं खाना है, पर सब लोग को आलू खाना है। बस आई नो 100% ब्राह्मण शाकाहारी जिनको सब्जी अच्छा नहीं लगता है, बस आलू और पनीर खाते हैं। उनका आइडिया यही है, आप रोज उनको आलू पनीर दो, वो वही खाते रहेंगे, ठीक है। पर जो आलू पनीर लोग हैं, उनको अगर आप करेला दोगे, वो आपके मुंह पे थूकेंगे, राइट। हम करेला, ये दिस इज नॉट डिफेंस ऑफेंस चैनल, दिस इज दी करेला परवल चैनल, ओके। आपको ट्रूथ बॉम्ब्स मिलेंगे इधर। सो अच्छा, लास्ट में व्हेन आर यू कमिंग नेक्स्ट? When can we do our next podcast? क्यों गाली खाने का आपको बहुत शौक है? बिल्कुल, हाँ ठीक है, मेरे को ट्रूथ बॉम्ब चाहिए होता है हमको, ट्रूथ बॉम्ब चाहिए होता है ना, हाँ। सो ट्रूथ बॉम्ब, अगला ट्रूथ बॉम्ब हम कब दे रहे हैं फिर? आप बताओ, हर महीने या हर 2 महीने एक बार करते हैं? हाँ, हर महीने एटलीस्ट 30 दिन पे तो एक बार कर सकते हैं। हाँ डन, ठीक है। सो सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। और अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो दोनों जरूर करिए। एंड आई एम रियली सॉरी इफ यू आर ऑफेंडेड, लेकिन हम वी डील इन ट्रूथ बॉम्ब्स, नॉट इन अदर बॉम्ब्स। थैंक यू एंड आई एम टोटली, अगर इफ यू आर ऑफेंडेड, वेरी गुड,
प्लीज़ मेरे को ज़बरदस्त गाली दीजिए कमेंट में। वो गाली भी हमारे एल्गोरिदम को हेल्प करता है मोनेटाइजेशन, तो प्लीज़ जम के मेरे को गाली दीजिए। हर चीज़, होमो, समलैंगिक, मोटू, गंजू, पादू, सब कुछ बोलिए। लाइक कीजिए पर ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा शेयर भी कीजिए ज़रा, ठीक है ना। और गाली देने के लिए ही शेयर कीजिए प्लीज़। जाके बोलिए आपके फॉलोअर्स को कि ये देखो, ये मोटा गंजू होमो ये सब बकवास कर रहा था, इसको जाके जम के गाली दो, वो भी हमको हेल्प करता है। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। सॉरी, लॉकहीड मार्टिन का दल्ला। यस, एंड अभिजीत की ट्विटर हैंडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू। टाटा बाय।